ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 51 शिक्षक, मैं डूमास्टर दायरे में पहुंच गया हूं। अब जबकि वह पहले से ही बूढ़ा हो चुका है, मितेर टेंगशान देखता है कि मितेर कबीले में भारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए कोई उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं है। मितेर टेंगशान ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए औषधीय गोलियां लेने के बारे में सोचा। आखिरकार उसके साथ एक डुकिंग स्तर की ताकतवर मितेर टेंगशान का मानना था कि मितेर कबीले की संपत्ति के साथ उन्हें किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री एकत्र करने में सक्षम होना चाहिए। क्या आपके पास कागज और कलम है? गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया और मितेर टेंगशान की ओर देखा। ये सुनकर मितेर टेंगशान ने तुरंत एक नौकरानी को गूहे के लिए कागज और कलम लाने के लिए बुलाया। कागज और कलम लेकर गूहे ने किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। समाप्त करने के बाद गूहे को अचानक प्रेरणा मिली और उसने फूजी स्पिरिट गोली को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ औषधीय सामग्री को जोड़ा। उसके बाद ही उसने सूची मितेर टेंगशान को सौंपी। गूहे पर इस कार्रवाई के बारे में कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। आखिरकार वह बोडोन के लिए फूजी स्पिरिट गोली को परिष्कृत कर रहा था। मितेर कबीले के एक बुजुर्ग के रूप में अगर हेबोडोन वापस आ सकता है तो इससे मितेर कबीले को बहुत फायदा होगा। मितेर टेंगशान ने गूहे से सूची प्राप्त की और ध्यान से उसकी जांच की, अपनी भौहों को थोड़ा सिकुड़ते हुए। स्पष्ट रूप से इस सूची में सूचीबद्ध सामग्रियों की कीमतीता उसकी अपेक्षाओं से अधिक थी। हालांकि मितेर कबीले की निरंतरता के लिए एक पल के लिए झिझकने के बाद मितेर टेंगशान ने अपने दांत पीसते हुए गूहे से कहा, सम्मानित कीमियागर, मैं जितनी जल्दी हो सके आवश्यक सामग्री इकट्ठा करूंगा। जब समय आएगा मुझे आशा है कि आप शोधन में मदद कर सकते हैं। मितेर कबीला निश्चित रूप से अपना आभार प्रकट करेगा। गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप सूची में सभी सामग्री इकट्ठा करते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होगी। चर्चा के बाद गूहे और अधिक देर नहीं रुके। मितेर टेंगशान की निगाहों के नीचे वह सीधे मितेर नीलामी घर से बाहर निकल गया। मितेर नीलामी घर के बाहर गूहे ने अपने हाथ में बैंगनी सोने के कार्ड को देखा और एक आह भरी। अचानक गूहे की आंखों में चमक आ गई जब उसने अपने हाथ में फंड कार्ड देखा। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया, अगर वह अपने शिष्यों को यह फंड कार्ड दे तो क्या इससे 10,000 गुना रिटर्न मिलेगा? अगर सफल हो जाता तो क्या वह बहुत ज्यादा धन नहीं कमा पाता? इस विचार के साथ गूहे ने एक पल के लिए सोचा और इसकी व्यवहार्यता के बारे में और अधिक आश्वस्त हो गया। शायद वह इसे अगली बार आजमा सकता है। अगर यह विफल भी हो जाता तो भी ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसे अपने शिष्यों के लिए जेब खर्च के रूप में माने। अपने दिल में प्रत्याशा के संकेत के साथ गूहे गामा पवित्र शहर से निकल गया और यूनलान संप्रदाय की दिशा में चला गया। ... पलक झपकते ही आखिरी मितेर नीलामी घर के बाद से 10 दिन बीत चुके थे। इस दिन गूहे आंगन में लियूलिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित कर रहा था। लियूलिंग का पूरा शरीर विशाल बाथटब में डूबा हुआ था, उसका चेहरा तनाव से लाल हो रहा था। 10 दिनों के प्रशिक्षण के बाद लियूलिंग अब 1 घंटे तक टिक सकता था। स्पष्ट रूप से उसकी शारीरिक शक्ति में काफी सुधार हुआ था। पवेलियन में बैठे गूहे ने इत्मीनान से अपनी चाय पी और थोड़ा सिर हिलाया क्योंकि उसने लियूलिंग को अपने दांत पीसते और दृढ़ रहते हुए देखा। आज ये बच्चा पहले से ही 1.5 घंटे तक डटा रहा था। ये दर्शाता है कि उसने एक बार फिर अपनी सीमाओं को पार कर लिया है। बहुत बढ़िया, लगता है अगली बार मुझे इस बच्चे के लिए तीव्रता बढ़ा देनी चाहिए। धमाका! एक पल के बाद लियूलिंग अब और नहीं रुक सका और बाथटब से बाहर कूद गया। शिक्षक, मैंने आज 1.5 घंटे तक सहन किया। गूहे के पास जाकर थके हुए लेकिन चेहरे पर उत्साहित मुस्कान के साथ लियूलिंग बोला। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी प्रगति की है। गूहे ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। कल मैं खुराक बढ़ा दूंगा। गूहे की प्रशंसा सुनकर लियूलिंग के दिल में थोड़ी उत्तेजना की भावना महसूस हुई, लेकिन जब उसने बाकी बातें सुनी तो उसने तुरंत एक पीड़ादायक भाव धारण कर लिया और कहा, खुराक फिर से बढ़ाओ। गूहे ने अपनी भौहें सिकुड़ी, थोड़ा नाखुश। क्या बात है, क्या तुम पीछे हट रहे हो? मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। गूहे का स्वर कठोर हो गया। जब तक तुम 1 और महीने तक सहन करोगे, अगली बार जब मैं अपनी तकनीकें तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें निस्संदेह जबरदस्त लाभ मिलेगा। और क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? गूहे की नज़र लियूलिंग की ओर मुड़ी। प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद क्या तुमने अपने शरीर के भीतर की बाधाओं में कुछ ढील महसूस नहीं की? ये सुनकर लियूलिंग का दिल धड़क उठा और उसने ध्यान से इसे महसूस किया। तुरंत उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। गुरु, ये सच है, मुझे कुछ ढील महसूस हो रही है।
मुझे विश्वास है कि एक और आधे महीने के साथ मैं डू मास्टर दायरे में प्रवेश कर सकता हूँ, लियूलिंग ने उत्साह से कहा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह इस वर्ष केवल 17 वर्ष का था और वह पहले से ही डू मास्टर दायरे में प्रवेश करने की कगार पर था। ऐसी साधना गति वास्तव में भयानक थी। हालांकि वह जानता था कि उसकी वर्तमान उपलब्धियों का खुद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे उसके दिल में गर्व कम नहीं हुआ। भविष्य में वह निस्संदेह यूनलान संप्रदाय का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। लियूलिंग इतनी कम उम्र में वह डू मास्टर दायरे में प्रवेश करने की कगार पर था और कुछ समय दिए जाने पर वह तीसरी श्रेणी के कीमियागर के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होगा। इस उपलब्धि ने लियूलिंग के दिल को तुरंत गर्व से भर दिया। स्वाभाविक रूप से गुहे लियूलिंग के विचारों से अनजान था। उसने ये सुनकर बस कुछ प्रतीकात्मक प्रोत्साहन दिया, कहा, हम जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने का प्रयास करो। जब समय आएगा मैं तुम्हें पुरस्कृत करना नहीं भूलूंगा। हाँ गुरु, लियूलिंग ने उत्साह से जवाब दिया, आंगन छोड़ने से पहले जोर से अपनी सहमति व्यक्त की। गुरु, मैंने एक सफलता हासिल की है। मैं आखिरकार डू मास्टर दायरे में प्रवेश कर गया। तभी आंगन के प्रवेश द्वार से खुशी से भरी एक जीवंत आवाज आई। इसके तुरंत बाद एक सफ़ेद पोशाक में एक व्यक्ति उत्साह से दौड़ता हुआ आया। वह जियाओ यिक्सियन था। ओह वरिष्ठ भाई, आप भी यहाँ हैं। आंगन में प्रवेश करने के बाद जियाओ यिक्सियन ने आखिरकार लियूलिंग की उपस्थिति को देखा। अभी उसके व्यवहार के बारे में सोचते हुए वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि इस समय लियूलिंग के चेहरे पर एक अचंभित भाव था। नहीं, वह पूरी तरह से स्तब्ध दिख रहा था। लियूलिंग की प्रतिक्रिया की कमी को देखकर जियाओ यिक्सियन हैरान हो गई। फिर उसने अपनी नज़र गुहे पर घुमाई जो मंडप में था और धीरे से उसके पास पहुंची और पुकारा, गुरु। गुहे ने स्वाभाविक रूप से जियाओ यिक्सियन के शब्दों को सुना और संतुष्टि में सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छा है कि आपने एक सफलता हासिल की है। समय बिल्कुल सही है। ये सिस्टम के पुरस्कारों को ट्रिगर करने के लिए एकदम सही है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार मुझे कौन से खजाने मिलेंगे। मेरी साधना का स्तर कितना सुधरेगा। जूनियर सिस्टर, तुमने अभी क्या कहा? तुमने एक सफलता प्राप्त की डू मास्टर दायरे में। इस समय लियूलिंग एक सपने से जाग गया, आश्चर्य से जियाओ यिक्सियन को देख रहा था। ये सुनकर जियाओ यिक्सियन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसका यह वरिष्ठ भाई इतना मूर्ख क्यों लग रहा है? क्या उसने पहले ही यह नहीं कहा था? लेकिन ये देखते हुए कि वह उसका वरिष्ठ भाई था, जियाओ यिक्सियन ने एक बार फिर खुद को दोहराया, हाँ मैं अभी अभी डू मास्टर दायरे में पहुंची हूँ। अध्याय 52 आश्चर्यचकित लियूलिंग। जियाओ यिक्सियन के शब्दों को फिर से सुनकर लियूलिंग पूरी तरह से चकित हो गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। अभी कुछ क्षण पहले वह खुद को एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में सोच रहा था और जल्द ही डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे इतनी जल्दी मुंह पर थप्पड़ मारा जाएगा। इस समय लियूलिंग की इच्छा थी कि वह छिपने के लिए कोई छेद ढूंढ सके। हालांकि शर्मिंदगी की लहर के गुजरने के बाद लियूलिंग के दिमाग में बस सदमा ही रह गया था। उसे याद आया कि जब जियाओ यिक्सियन अभी अभी शामिल हुई थी तो उसका साधना स्तर केवल एक सितारा डू प्रैक्टिशनर स्तर पर था। कितना समय हो गया था? सिर्फ 1 महीना। वह सीधे डू मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। उसने सिर्फ 1 महीने में एक पूरा प्रमुख क्षेत्र पार कर लिया था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। लियूलिंग इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। अचानक लियूलिंग ने कुछ सोचा और मंडप में गुहे की ओर देखा। क्या ये हो सकता है कि शिक्षक ने गुप्त रूप से उसकी मदद की हो जिससे उसका साधना स्तर बढ़ा हो? ये सोचकर लियूलिंग को कड़वाहट का एहसास हुआ। शिक्षक, आप पक्षपात नहीं कर सकते। लियूलिंग की नाराजगी भरी निगाहों को महसूस करते हुए गुहे ने तुरंत उसके विचारों को समझ लिया। क्या तुम सच में सोचते हो, जवान आदमी, कि तुम्हारी छोटी बहन की डू मास्टर क्षेत्र में सफलता का सारा श्रेय उसके गुरु को जाता है? गुहे का स्वर कुछ सख्त हो गया। गुहे की सख्त निगाहों का सामना करते हुए लियूलिंग थोड़ा डर गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ भी नहीं कहा। इस रवैये ने निस्संदेह उसके विचारों को प्रकट कर दिया। लियूलिंग की शक्ल देखकर गुहे नाराज हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि तुम सच में ऐसा सोचते हो। अब मैं तुम्हें बता दूं, जब से तुम्हारी छोटी बहन क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में आई है, उसे अपने गुरु से कभी भी कोई डूक्यूई इन्फ्यूजन या साधना सहायता नहीं मिली है। इस महीने उसने जो भी प्रगति की है वह केवल अपनी साधना के माध्यम से ही की है, गुहे ने स्पष्ट रूप से कहा। ये सुनकर लियूलिंग ने आश्चर्य में अपना सिर उठाया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति केवल 1 महीने में एक प्रमुख क्षेत्र को तोड़ सकता है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? तुम अपनी छोटी बहन से पूछ सकते हो कि क्या मैंने उसे पिछले महीने में डूक्यूई इन्फ्यूजन दिया है। गुहे ने आगे कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। ये सुनकर लियूलिंग खुद को जियाओ यिक्सियन की ओर एक प्रश्नवाचक नज़र डालने से रोक नहीं सका। उसकी आंखें पूछताछ से भरी हुई थीं।
जियाओ यिक्सियन ने उनकी बातचीत सुनकर और लियूलिंग की नज़र देखकर कुछ भी नहीं छिपाया और स्पष्ट रूप से कहा, वरिष्ठ भाई, हमारे शिक्षक ने जो कहा वह सही है। उसने मुझे इस महीने कोई डू-क्यूई इन्फ्यूजन नहीं दिया है। जियो यिक्सियन की प्रतिक्रिया प्राप्त करने पर लियूलिंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अचानक गुहे के सामने चला गया और एक जोरदार धमाके के साथ घुटनों के बल बैठ गया। शिक्षक, मैं गलत था, लियूलिंग ने गंभीरता से कहा। लियूलिंग को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखकर गुहे की आंखों में संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। आखिरकार इस बदमाश ने उसे पूरी तरह से निराश नहीं किया था। फिर गुहे ने एक सख्त भाव बनाए रखा और पूछा, आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलत किया? लियूलिंग को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जवाब दिया, शिक्षक, मुझे आप पर संदेह नहीं करना चाहिए था और मुझे अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर गुहे ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, आप उठ सकते हैं। गुहे के शब्दों को सुनकर लियूलिंग धीरे से खड़ा हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी शर्म की भावना थी। चेहरा गुहे ने लियूलिंग की ओर देखा और बोलना शुरू किया, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी छोटी बहन ने इतनी तेजी से प्रगति क्यों की? लियूलिंग ने गुहे को देखने के लिए अपना सिर उठाया और पूछा, क्यों? क्या आप जानते हैं कि इस महाद्वीप पर असाधारण संविधान के साथ पैदा हुए लोग हैं और उनकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों से अलग है? गुहे ने शांत स्वर में समझाया, असाधारण संविधान के साथ पैदा हुए। ये सुनकर लियूलिंग ने आश्चर्य प्रकट करते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ये पहली बार था जब उसने इस अवधारणा के बारे में सुना था। क्या ये हो सकता है कि मेरी छोटी बहन? अचानक लियूलिंग ने कुछ सोचा और चौंक कर जियो यिक्सियन को देखा। हाँ, तुम्हारी छोटी बहन वास्तव में एक असाधारण संविधान के साथ पैदा हुई है। गुहे ने लियूलिंग की अटकलों की पुष्टि की। इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के असाधारण संविधान हैं। उदाहरण के लिए 7 एपर्चर उत्तम गोली दिल कीमिया के लिए पैदा हुआ, कीमिया की एक स्वाभाविक समझ के साथ, और किसी भी दुर्घटना को छोड़कर एक पीढ़ी का कीमिया सम्राट बनने के लिए किस्मत में है। उदाहरण के लिए जेड स्नैक 3 फ्लावर पुपिल्स एक नज़र से सर्प के आकार के जादुई जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ। इसके अलावा वहाँ एक विषैला विष शरीर है जो सभी प्रकार के विषों को खाकर अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने में सक्षम है। ये कहने के बाद गुहे ने जियाओ यिक्सियन की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। गुहे की नज़र से मिलते ही जियाओ यिक्सियन को भी कुछ हद तक झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में उसके जैसे असाधारण संविधान वाले लोग भी होंगे। फिर गुहे ने अपना ध्यान लियूलिंग की ओर लगाया, जो अब अचंभित था, और बोलना जारी रखा, इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो डू भगवान के वंश के साथ पैदा हुए हैं, जन्म से ही डू संत की खेती रखते हैं। गुहे खड़ा हुआ, लियूलिंग को देखा और कहा, डू क्यूई का महाद्वीप विशाल और असीम है, अनगिनत प्रतिभाओं से भरा हुआ है। लिंगर, जो आप आमतौर पर देखते हैं वह सिर्फ हिमशैल का सिरा है। छोटी सी उपलब्धि से अहंकारी मत बनो और यह मत सोचो कि तुम अजेय हो। गुहे के शब्द सुनकर लियूलिंग का मन कांप उठा। 7 छिद्र उत्तम गोली हृदय, जैद सांप 3 फूल पुतलियां, दुखद विष शरीर, डू भगवान वंश। ये अपरिचित शब्द, हालांकि लियूलिंग उन्हें पहली बार सुन रहा था, उसे गहराई से हिलाकर रख दिया। तो इस दुनिया में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग थे। इस पल लियूलिंग के दिल का सारा अभिमान गायब हो गया। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखों में केवल दृढ़ संकल्प था। शिक्षक, मैं समझ गया। लियूलिंग ने गुहे को सम्मान से देखा। समझना अच्छा है, मैंने ये बातें तुम्हें हतोत्साहित करने के लिए नहीं कही, गुहे ने शांत स्वर में कहा। असाधारण संविधान के साथ जन्म लेना तुम्हें दूसरों की तुलना में उच्चतर प्रारंभिक बिंदु दे सकता है, लेकिन साधना के मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभी भी तुम्हारे जन्म के बाद के प्रयासों पर निर्भर करता है। जब तक तुम लगन से साधना करते रहोगे, तुम निस्संदेह भविष्य में कुछ हासिल करोगे। यहाँ रुकते हुए गुहे का स्वर नर्म हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा अपने शिक्षक के संचरण और आसव के मार्गदर्शन और सहायता के साथ, जब तक तुम प्रयास करते हो, कोई कारण नहीं है कि तुम असाधारण संविधान वाले लोगों से आगे न निकल सको। ये सुनकर लियूलिंग का दिल हिल गया। ये सही है, तो क्या हुआ अगर दूसरों के पास असाधारण संविधान है? जब तक वह संचरण और आसव को लंबे समय तक सहन कर सकता है, तो वह उनसे आगे क्यों नहीं निकल सकता? ये सोचकर लियूलिंग अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने से खुद को रोक नहीं सका और उसके चेहरे पर एक अधिक दृढ़ निश्चयी नज़र चमक उठी। आंखें। ये दृश्य देखकर गुहे ने चुपके से स्वीकृति में सिर हिलाया। उसे उम्मीद थी कि यह बच्चा इस पाठ को सीखने के बाद बेहतर के लिए बदल जाएगा। शिक्षक, क्या मैं जान सकता हूं कि जूनियर बहन के पास किस तरह का असाधारण संविधान है? इस समय लियूलिंग ने कुछ जिज्ञासा के साथ जियो यिक्सियन की ओर देखा। असाधारण संविधान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें हल्के में नहीं बताना चाहिए, गुहे ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और गंभीर स्वर में कहा। जियो यिक्सियन का भयानक जहर शरीर बहुत महत्वपूर्ण था और एक बार लीक हो जाने पर यह आपदा ला सकता था।
अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह ऐसी परेशानी को संभाल नहीं सकता था। इसलिए वह इस समय लियूलिंग को यह नहीं बता सकता था। गूहे की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर लियूलिंग को कुछ समझ में आया और उसने वादा किया, मैं समझता हूँ शिक्षक। मैं जूनियर बहन के असाधारण संविधान के बारे में कभी कुछ नहीं बताऊंगा। अध्याय 53, 10,000 गुना रिटर्न, 200 मिलियन सोने के सिक्के। लियूलिंग की प्रतिक्रिया सुनकर गूहे ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, जल्दी से वापस आओ और थोड़ा आइस हॉट बाम लगाओ। कल अपना विशेष प्रशिक्षण जारी रखो। जब तुम डू मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें फिर से तकनीकें प्रेषित करूंगा। तकनीकों के प्रसारण के बारे में सुनकर लियूलिंग की आत्मा कांप उठी। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, शिष्य आज्ञा का पालन करता है। इसके बाद लियूलिंग ने गूहे को प्रणाम किया और आंगन छोड़ने से पहले जियोई जियान को सिर हिलाया। शिक्षक, क्या वरिष्ठ भाई ठीक हैं? लियूलिंग की विदा होती हुई आकृति को देखकर जियोई जियान को एक अकथनीय अपराध बोध हुआ। क्या उसने वरिष्ठ भाई को उकसाया? अगली बार अपनी सफलता के बाद उसे और अधिक शांत रहना चाहिए। जियोई जियान ने खुद से कहा, कोई बात नहीं, अगर यह बच्चा इस छोटी सी बाधा को नहीं संभाल सकता तो वह भविष्य में कुछ खास नहीं कर पाएगा। गूहे ने सहजता से अपना हाथ हिलाया और फिर अपनी नज़र जियाओई जियान की ओर घुमाई। मैंने वादा किया था कि एक बार जब तुम डू मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर जाओगे तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। गूहे ने जियाओई जियान को इशारा किया और कहा, अब जब तुम प्रवेश कर चुके हो तो मेरे लिए अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये सुनकर जियाओई जियान की आंखें चमक उठीं और वह उत्साह से गूहे के पास पहुंची। जियाओई जियान के उत्साहित भाव को देखकर गू सहज रूप से फिर से तकनीक का प्रदर्शन करना चाहता था। अचानक पिछली बार का विचार उसके दिमाग में आया। आज इसे परखने का अच्छा मौका था। ये सोचते हुए गूहे ने सीधे ट्रांसमिशन नहीं किया बल्कि स्टोरेज रिंग पर अपना हाथ फिराया। जल्द ही उसके हाथ में 7 लाइनों वाला एक सुनहरा कार्ड दिखाई दिया। प्रशिक्षु, आपके पास जहर शरीर है और आपको बड़ी मात्रा में जहर निगलने की ज़रूरत है। हालांकि आप हर महीने संप्रदाय के भीतर औषधीय पदार्थों के एक बैच के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप हर बार जहर का अनुरोध करते हैं तो ये संदेह पैदा कर सकता है। ये कहने के बाद गू ने 7 पंक्ति वाला बैंगनी सोने का कार्ड जियाओई जियान को सौंप दिया। यह एक 7 पंक्ति वाला फंड कार्ड है। इसमें 2.2 मिलियन सोने के सिक्के हैं। हालांकि यह बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन यह जहर खरीदने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जियाओई जियान ने गूहे द्वारा सौंपे गए बैंगनी सोने के कार्ड को खाली आंखों से देखा, कुछ पल के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। हालांकि वह नहीं जानती थी कि 7 पंक्ति वाला बैंगनी सोने का कार्ड क्या दर्शाता है, लेकिन 2.2 मिलियन सोने के सिक्के उसे चौंका देने के लिए पर्याप्त थे। भले ही उसने पहले कभी इतना सोना नहीं देखा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह 2.2 मिलियन सोने के सिक्कों के महत्व को नहीं समझती थी। जब वह किंग शान टाउन में 10,000 पॉइजन हॉल में काम कर रही थी तो वह एक साल में केवल 1,000 सोने के सिक्के कमाती थी। उसकी समझ के अनुसार 10,000 पॉइजन हॉल की वार्षिक आय 20,000 सोने के सिक्कों से भी कम थी। 2.2 मिलियन सोने के सिक्के एक साल में 100 से ज़्यादा 10,000 पॉइजन हॉल की आय को दर्शाते थे। इस बड़ी रकम ने जियाओई जियान को थोड़ा असहज महसूस कराया। गुरु, ये इतना पैसा शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। थोड़ी देर झिझकने के बाद क्षण भर में जियाओई जियान ने अपने होंठ काटे और अप्रत्याशित रूप से गूहे द्वारा सौंपे गए बैंगनी सोने के कार्ड को अस्वीकार कर दिया। ये सुनकर गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया। इस लड़की ने मना क्यों किया? गूहे हैरान था। यह पहली बार था जब जियाओई जियान ने उससे कुछ अस्वीकार किया था। क्यों? गूहे ने जियाओई जियान को कुछ उलझन के साथ देखा। गुरु, आपने शिष्य को कीमिया और मार्शल आर्ट तकनीकों में अंतर्दृष्टि प्रदान की है और यहाँ तक कि दीक्षा के माध्यम से तकनीकों को प्रसारित करने के लिए भी गए हैं। शिष्य के लिए ये पहले से ही बहुत बड़ा उपकार है। जियाओई जियान ने धीमी आवाज में समझाया, एक शिष्य एक शिक्षक के पैसे कैसे खर्च कर सकता है? उसके शब्दों पर गूहे रुक गया और जियाओई जियान के चेहरे पर संघर्षपूर्ण अभिव्यक्ति को देखा। अचानक कुछ एहसास हुआ। शायद जियाओई जियान की नज़र में मार्शल आर्ट तकनीक और यहाँ तक कि क्यूई की खेती की शिक्षाएं सामान्य मानी जाती थीं। इसलिए जियाओई जियान ने गूहे द्वारा दिए गए पुरस्कारों को आसानी से स्वीकार कर लिया। हालांकि शिष्य को सीधे पैसे देना अनुचित लगता था, क्योंकि यह शिक्षण और मार्गदर्शन के दायरे से परे था। इसलिए कुछ हिचकिचाहट के बाद जियाओई जियान ने गूहे द्वारा पेश किए गए बैंगनी सोने के कार्ड को अस्वीकार करने का फैसला किया। ये समझते हुए गूहे कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। जियाओई जियान को देखते हुए, जिसने अपना सिर नीचे कर लिया था जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो और न्याय की प्रतीक्षा कर रही हो, वह चुपचाप मुस्कुराया। मूर्ख लड़की। गूहे ने आगे बढ़कर जियाओई जियान के सिर को सहलाया, फिर सीधे उसके हाथ में बैंगनी सोने का कार्ड थमा दिया। शिक्षक, मैं
जियाओ यी जियान ने अपने हाथ में बैंगनी सोने के कार्ड को देखा, असहज महसूस कर रही थी, कुछ कहना चाहती थी। ठीक है, चूंकि यह गुरु की ओर से उपहार है, इसलिए इसे आज्ञाकारी रूप से स्वीकार करो। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। गूहे ने अपना सिर हिलाया, उसका स्वर असामान्य रूप से दबंग था। लेकिन गुरु, मैं, जियाओ यी जियान ने झिझकते हुए समझाना चाहा। बड़े का उपहार, मना मत करो। क्या तुम अपने गुरु के आदेशों की अवहेलना करना चाहते हो? गूहे का स्वर कठोर हो गया। ठीक है, ठीक है। ये देखकर कि गूहे थोड़ा नाराज लग रहा था, जियाओ यी जियान ने और कुछ नहीं कहा। एक बार जब जियाओ यी जियान ने इसे स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त की, तो आखिरकार गूहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लड़की, तुम्हारे गुरु के लिए मात्र 2.2 मिलियन सोने के सिक्के कुछ भी नहीं हैं। बस इसे मन की शांति के साथ स्वीकार करो। इसे अपने गुरु द्वारा तुम्हें जेब खर्च देने के रूप में समझो। भविष्य में अगर तुम्हें किसी जहर की ज़रूरत होगी तो तुम उसे खुद खरीदने के लिए गामा इंपीरियल सिटी जा सकते हो। गूहे ने जियाओ यी जियान के छोटे से सिर को सहलाया, धीरे से मुस्कुराते हुए। गूहे के कोमल शब्दों को सुनकर जियाओ यी जियान की बेचैनी धीरे धीरे दूर हो गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद गुरु। गूहे बिना कुछ कहे मुस्कुराया। डिंग ने पाया कि मेजबान ने दूसरे शिष्य जियाओ यी जियान को 2.2 मिलियन सोने के सिक्के दिए थे। 10,000 फोल्ड रिटर्न को ट्रिगर करने और 220 मिलियन सोने के सिक्के प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। सभी सिक्के सिस्टम स्पेस में जमा हो गए हैं। कृपया ध्यान से जांच करें, मेजबान। इस समय गूहे के दिमाग में धीरे धीरे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। अपने दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गूहे की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। ये तरीका काम कर गया। हालांकि प्रॉम्प्ट की सामग्री के बारे में सोचने के बाद गूहे की आंखों में घबराहट के भाव दिखाई दिए। 10,000 गुना रिटर्न, 220 मिलियन सोने के सिक्के। ये कितना पैसा था? इस समय गूहे थोड़ा अवाक था। अभी उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, क्या अचानक इतना पैसा पेश करने से जियामा साम्राज्य में मुद्रास्फीति होगी? शायद अगर वह पूरा जियामा साम्राज्य बेच भी दे तो भी उसे इतना पैसा नहीं मिल पाएगा। हालांकि भले ही इससे मुद्रास्फीति हो, लेकिन इससे उसका क्या लेना देना है? गूहे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसका दिमाग तेजी से सिस्टम स्पेस में घुस गया और उसने एक नज़र डाली। सोने के सिक्कों का कल्पित विशाल ढेर दिखाई नहीं दिया। गूहे की नज़र इधर उधर घूमी और उसने सिस्टम के शून्य में एक रहस्यमय बैंगनी कार्ड तैरता हुआ पाया। एक विचार के साथ गूहे ने सीधे बैंगनी सोने के कार्ड को अपने हाथ में ले लिया। फिर उसके दिमाग में सूचनाओं की एक धारा उमड़ पड़ी। अनंत सोने का सिक्का कार्ड, अधिकतम शेष 2.2 मिलियन सोने के सिक्के, शेष सोने के सिक्के 220 मिलियन, क्षमता सोने के सिक्कों को स्वचालित रूप से फिर से भरना। एक संक्षिप्त परीक्षा के बाद गूहे ने इस बैंगनी सोने के कार्ड की क्षमता को पूरी तरह से समझ लिया। इस बैंगनी सोने के कार्ड की क्षमता को समझने के बाद गूहे के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। अध्याय 54, 10,000 गुना रिटर्न, 8वीं रैंक गोल्डन फैदर जायंट ईगल। गूहे के विचार हिल गए और एक 7 पंक्ति वाला बैंगनी सोने का कार्ड उसके हाथ में दिखाई दिया, जो कि जियाओ यी जियान के हाथ में था। पहली नज़र में दो बैंगनी सोने के कार्ड बिना किसी ज्यादा अंतर के एक जैसे 7 पंक्ति वाले बैंगनी सोने के कार्ड लग रहे थे। हालांकि जब गूहे की चेतना इस बैंगनी सोने के कार्ड पर टिकी तो वह इस कार्ड के बारे में जानकारी पढ़ सकता था। तारांकन अनंत सोने का सिक्का कार्ड, तारांकन। तारांकन अधिकतम शेष 2.2 मिलियन सोने के सिक्के, तारांकन। तारांकन शेष सोने के सिक्के 220 मिलियन, तारांकन। तारांकन क्षमता सोने के सिक्कों को स्वचालित रूप से फिर से भरना, तारांकन। अपने हाथ में 7 पंक्ति वाले बैंगनी सोने के कार्ड को देखते हुए गूहे के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। इस समय वह पहले से ही इस बैंगनी सोने के कार्ड का उद्देश्य समझ गया था। उसे जो उत्साहित कर रहा था वह यह था कि इस बैंगनी सोने के कार्ड में 220 मिलियन सोने के सिक्के थे। 220 मिलियन! हे भगवान! गूहे अपने मन में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। तारांकन धमाका! तारांकन फूल खिल गया। इस बैंगनी सोने के कार्ड के साथ गूहे के बारे में कहा जा सकता है कि उसने पूरी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर ली है। भविष्य में चाहे वह विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हो या नीलामी में भाग लेना हो, गूहे स्वतंत्र रूप से लिप्त हो सकता है। जब भी उसे कोई ऐसी चीज दिखती जिसकी उसे जरूरत होती, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खरीद सकता था। यह अमीर होने की खुशी थी। इसके अलावा जिस बात ने गूहे को अप्रत्याशित रूप से आश्वस्त किया वह ये थी कि यह बैंगनी सोने का कार्ड सतह पर केवल 7 पंक्ति वाला बैंगनी सोने का कार्ड था। जांच करने पर इसमें केवल 20 मिलियन सोने के सिक्के थे। हालांकि एक बार जब गूहे ने इन 20 मिलियन सोने के सिक्कों को खर्च कर दिया तो बैंगनी सोने का कार्ड अपनी भूमिका निभाएगा, अपने आप अंदर के सोने के सिक्कों को फिर से भर देगा। ये फंक्शन केवल तभी गायब हो जाएगा जब गूहे ने पूरे 220 मिलियन सोने के सिक्के खर्च कर दिए होंगे।
गूहे अपने दिल में आहें भरने से नहीं बच सका। सिस्टम वास्तव में विचारशील था। ये क्षमता उसे बहुत परेशानी से बचाएगी। आखिरकार बैंगनी सोने के कार्ड के अंदर सोने के सिक्कों का संतुलन किसी को भी दिखाई दे रहा था। अगर कोई 7 पंक्तियों वाला बैंगनी सोने का कार्ड देखता जिसमें 220 मिलियन सोने के सिक्के होते हैं तो उसे लगता कि यह असंभव है, और यहाँ तक कि उसे नकली होने का संदेह भी होता है। हालांकि अनंत सोने के सिक्कों वाले कार्ड की सेटिंग ने इस छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से हल कर दिया। ये बहुत सुविधाजनक था। गुरु, आपको क्या हो गया है? जैसे ही गूहे अचानक धन की खुशी में डूबा हुआ था, उसके बगल में खड़ी जियोईजियान ने गूहे को बैंगनी सोने का कार्ड पकड़े और मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसते हुए देखा। वह सावधानी से चिल्लाए। जियोईजियान की आवाज़ सुनकर गूहे तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया। अपने पिछले प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। तारांकन। सौभाग्य से गूहे के पास एक ठोस मानसिक गुण था। हालांकि वह अंदर से थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, फिर भी उसने सतह पर एक शांत व्यवहार बनाए रखा। जब तक वह शर्मिंदा नहीं था तब तक शर्मिंदा होने वाला निश्चित रूप से कोई और होगा। इस सिद्धांत का पालन करते हुए गूहे ने अपने हाथ में फंड कार्ड को स्टोरेज रिंग में डाल दिया। फिर उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, अपना गला साफ किया और जियोईजियान को देखते हुए कहा, अगला मैं तुम्हें दूसरा इनाम दूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की बोलते हुए गूहे ने हाथ बढ़ाया और एक पूरी तरह से नीले रंग का राक्षस अंडा तुरंत उसकी हथेली में दिखाई दिया। हाँ, यह क्या है? राक्षस अंडा। गूहे के हाथ में अचानक दिखाई देने वाले राक्षस अंडे को देखकर जियोईजियान की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और वह धीरे से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। गूहे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और परिचय देते हुए कहा, ये सही है, ये 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर का अंडा है और ये दूसरा इनाम भी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर का अंडा। तारांकन। ये सुनते ही जियोईजियान का सुंदर चेहरा आश्चर्य से भर गया। 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर के अंडे का मूल्य निश्चित रूप से गूहे द्वारा उसे दिए गए बैंगनी सोने के कार्ड से कम नहीं था, है ना? फिर जियोईजियान की आंखों में खुशी दिखाई दी। बचपन से लेकर वयस्कता तक वह हमेशा अपने साथ एक जादुई जानवर को पालतू जानवर के रूप में रखने की उम्मीद करती थी। किंगशान टाउन में वापस, हालांकि उसके पास एक नीला चील था जो उसके बहुत करीब था और उसके साथ आसमान में उड़ने को भी तैयार था। जियोईजियान जानती थी कि नीला चील उसका पालतू नहीं था। उसका अपना जीवन था और वह हर समय उसके साथ नहीं रह सकता था। उनका रिश्ता दोस्तों जैसा था। अब 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर को पालतू जानवर के रूप में पाकर जियोईजियान स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से चमक उठीं जब उसने गूहे को देखा और पूछा, गुरु, इस 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर के अंडे में कौन सा जादुई जानवर है? गूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर आयरनविंग जायंट ईगल का अंडा है। आयरनविंग जायंट ईगल, एक उड़ने वाला जादुई जानवर। तारांकन। इन शब्दों पर जियोईजियान के चेहरे पर उत्साह दिखा। वह खुशी से नाचने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने हमेशा एक उड़ने वाले जादुई जानवर को पालतू जानवर के रूप में रखने का सपना देखा था ताकि वह अपने पालतू जानवर की सवारी कर सके और आसमान में आज़ादी से उड़ सके। क्या तुम्हें ये पसंद है? गूहे ने जियोईजियान की ओर देखा जो उत्साह से भरी हुई थी। उसके मुंह का आकार थोड़ा ऊपर की ओर था। मुझे ये पसंद है गुरु, मुझे ये वाकई पसंद है। जियोईजियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना छोटा सा सिर जोर से हिलाया। इस समय वह जो सोच रही थी वह ये था कि जब वह किंगशान टाउन लौटी और लिटिल ब्लू को पाया तो पालतू जानवर होने का मतलब एक साथी होना होगा। जबकि जियोईजियान पालतू जानवर पाने के उत्साह में डूबा हुआ था, गूहे के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया। डिंग। मेजबान ने दूसरे शिष्य जियोईजियान को 5वीं रैंक का आयरनविंग जायंट ईगल जादुई जानवर का अंडा दिया है। 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने के लिए मेजबान को बधाई। आपने 8वीं रैंक का गोल्डन फेदर जायंट ईगल जादुई जानवर का अंडा प्राप्त किया है। तारांकन। 8वीं रैंक का गोल्डन फेदर जायंट ईगल जादुई जानवर का अंडा सिस्टम स्पेस में वितरित किया गया है। कृपया इसे जांचें, मेजबान। तारांकन। अपने दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गूहे को उत्साह की लहर महसूस हुई। 10,000 गुना रिटर्न, 8वीं रैंक का गोल्डन फेदर जायंट ईगल जादुई जानवर का अंडा, 5वीं रैंक का जादुई जानवर का अंडा वास्तव में 8वीं रैंक के जादुई जानवर के अंडे के बदले में। तारांकन। इस समय गूहे को बेहद खुशी हुई। जियोईजियान को आयरनविंग जायंट ईगल जादुई जानवर के अंडे को गले लगाते हुए देखकर उत्साह में डूबे हुए गूहे ने अपनी चेतना को सिस्टम स्पेस में डुबोने में संकोच नहीं किया। सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने पर गूहे के सामने शून्य में लटका हुआ एक सुनहरा विशालकाय अंडा आया। सुनहरे विशालकाय अंडे पर रहस्यमय रून के शिलालेख थे जो चमकदार सुनहरी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। यह 8वें दर्जे के जादुई जानवर का अंडा था। वास्तव में यह असाधारण था, सुनहरा और दीप्तिमान, सिर से पैर तक भव्यता की भावना को प्रकट करता हुआ।
डिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मेजबान गोल्डन फेदर जायंट ईगल के साथ एक मास्टर सेवक अनुबंध बनाना चाहता है? तारांकन। जैसे ही गूहे की चेतना सुनहरे विशालकाय अंडे के पास पहुंची, सिस्टम से एक संकेत अचानक उसके दिमाग में गूंज उठा। गूहे थोड़ा स्तब्ध था, फिर उसने जियोयीजियान के बारे में सोचा जो अभी भी बाहर था। उसने सिस्टम के अनुरोध को निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया। हालांकि जिस क्षण गूहे ने गोल्डन फेदर जायंट ईगल जादुई जानवर के अंडे को छुआ, उसने इस 8वें दर्जे के जादुई जानवर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। 8वें दर्जे के जादुई जानवर गोल्डन फेदर जायंट ईगल का शरीर अतुलनीय रूप से विशाल था। एक बार पूरी तरह से विकसित होने के बाद इसके पंख जब फैल जाते थे तो आकाश को अवरुद्ध कर देते थे और सूरज को ढक लेते थे। इसके अलावा 8वें दर्जे के जादुई जानवरों में गोल्डन फेदर जायंट ईगल की उड़ान की गति सबसे ऊपर थी। इसके अलावा गोल्डन फेदर जायंट ईगल एक सुनहरा गुण वाला जादुई जानवर था। इसका पूरा शरीर हीरे जैसा था जिसमें बेजोड़ रक्षा थी। यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचलने में सक्षम सुनहरी तलवार क्यूई भी उगल सकता था। गोल्डन फेदर जायंट ईगल के गुणों के बारे में जानने के बाद गूहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। इस बार उन्होंने वास्तव में एक खजाना पा लिया था। ये गोल्डन फेदर जायंट ईगल बचाव कर सकता था, हमला कर सकता था और भाग सकता था। ये वास्तव में एक सर्वांगीण पालतू जानवर था। इसके अलावा गोल्डन फेदर जायंट ईगल एक 8वीं रैंक का जादुई जानवर था। एक बार अंडे से निकलने के बाद इसमें 6ठी रैंक के शिखर की ताकत होगी, जो मानव 9 सितारा डू सम्राट क्षेत्र के बराबर है। अध्याय 55, 20 साल की साधना। 9 सितारा डू सम्राट के बराबर ताकत वाला एक पालतू जानवर निस्संदेह वर्तमान गूहे के लिए एक शक्तिशाली सहायता है। इस बारे में सोचते हुए गूहे के दिल में उत्साह बढ़ गया क्योंकि उसने शून्य में लटके हुए सुनहरे विशालकाय अंडे को देखा। इसके बाद बाहर जियाओयीजियान के बारे में सोचते हुए गूहे ने जल्दी से अपने दिमाग को नियंत्रित किया और धीरे धीरे सिस्टम स्पेस से हट गया। होश में आने पर गूहे ने पाया कि जियाओयीजियान अभी भी अपने हाथों में जादुई जानवर के अंडे का अध्ययन कर रही थी। उसका उत्साह उमड़ रहा था। ऐसा लगता है कि यह लड़की मुझसे भी ज्यादा उत्साहित है। अपने दिल में हल्की आह भरते हुए गूहे ने अपना गला साफ किया, फिर जियाओयीजियान से बोला, शिष्य, पहले अंडे को हटाओ। तुम्हारे गुरु के पास तुम्हें देने के लिए तीसरा इनाम है। ये सुनकर जियाओयीजियान ने अनिच्छा से जादुई जानवर के अंडे को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया। आओ और अपने गुरु के सामने बैठ जाओ, गूहे ने कहा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसने जियाओयीजियान की ओर हाथ हिलाया। ठीक है। जियाओयीजियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, गूहे के सामने आई और धीरे धीरे नीचे बैठ गई। उसका चेहरा प्यारा और मूर्ख लग रहा था। उसने पूछा, गुरु, क्या आप मुझ पर डू क्यूई इन्फ्यूजन करने जा रहे हैं? गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। बाद में आपको ध्यान केंद्रित करने और डू क्यूई साधना को आत्मसात करने की आवश्यकता है जो मैं आपकी पूरी ताकत से आपको देने जा रहा हूं। यदि आप पकड़ नहीं सकते हैं तो तुरंत अपने गुरु को रुकने दें, अन्यथा यह आपके मेरिडियन को नुकसान पहुंचा सकता है। गूहे की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जियाओयीजियान ने सिर हिलाया, कहा, शिष्य समझ गया। गूहे ने एक कदम आगे बढ़ाया, जियाओयीजियान के पीछे गया और फिर अपनी हथेलियां उसकी पीठ पर रख दीं। एक विचार के साथ गूहे ने सीधे ज्ञान को आगे बढ़ाने के कौशल का उपयोग किया, अपनी डू क्यूई साधना को जियाओयीजियान के शरीर में डाला। जियाओयीजियान जमीन पर बैठ गई, कुछ हद तक उम्मीद महसूस कर रही थी। मुझे आश्चर्य है, ज्ञान के इस संचरण के बाद मेरी साधना का स्तर कितना बेहतर हो सकता है। विचारों में खोई हुई जियाओयीजियान का चेहरा अचानक बदल गया। अगले ही पल एक अत्यंत शुद्ध और अपार ऊर्जा जियाओयीजियान के शरीर में प्रवेश कर गई। मम्मा अचानक चौंक गई। जियाओयीजियान ने एक कोमल कराह निकाली। ये दर्द कर रहा है। एक बार जब उसे इसका एहसास हुआ तो उसने अपने दांत पीस लिए, अपने दिमाग को एकाग्र किया और गूहे के निर्देशों का पालन किया। अपने शरीर में प्रवेश करने वाली शुद्ध ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित किया। इस शुद्ध ऊर्जा के संचार के तहत जियाओयीजियान के शरीर में डू क्यूई का चक्रवात जल्दी से पूरी तरह से भर गया। धमाका। एक दबी हुई आवाज के साथ जियाओयीजियान की आभा बदल गई, जो आसानी से दायरे से बाहर निकल गई। 2 स्टार डू मास्टर। हाल ही में डू मास्टर की सफलता के कुछ ही समय बाद जियाओयीजियान ने एक बार फिर सफलता प्राप्त की और 2 स्टार डू मास्टर के स्तर पर पहुंच गई। सौभाग्य से लियूलिंग इस समय पहले ही वहां से जा चुकी थी, अन्यथा इस दृश्य को देखना निस्संदेह उसके लिए एक भारी आघात होता। जियाओयीजियान को दृढ़ निश्चयी देखकर गूहे ने उसमें शुद्ध शक्ति का संचार करना जारी रखा। एक पल के बाद जियाओयीजियान के शरीर से एक और आवाज आई और उसकी आभा फिर से बदल गई। 3 स्टार डू मास्टर। इस समय उसके पास पहले से ही 3 स्टार डू मास्टर की ताकत थी। ये सब महसूस करते हुए, हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जियाओयीजियान ने अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत होते हुए महसूस किया, यहाँ तक कि एक फीकी मुस्कान भी प्रकट की। दृढ़ रहो, मुझे फिर से दृढ़ रहना चाहिए।
केवल इसी तरह से मैं मजबूत बन सकती हूँ। जियाओ यी जियान ने अपने दिल में खुद को जमकर प्रोत्साहित किया। एक और क्षण के बाद एक दबी हुई आवाज़ के साथ जियाओ यी जियान ने एक बार फिर सफलता का अनुभव किया, सफलतापूर्वक एक 4 स्टार डू मास्टर के दायरे में पहुंच गई। और इस सफलता के साथ जियाओ यी जियान आखिरकार और अधिक नहीं रुक सकी और सीधे चिल्लाए, मास्टर, मैं आगे नहीं जा सकती। मास्टर, कृपया जल्दी से रुकें। अपनी मेरिडियन में फटने वाले दर्द को महसूस करते हुए, जैसे कि टूटने का खतरा था, जियाओ यी जियान जल्दी से चिल्लाए। जियो यी जियान की आवाज़ सुनकर गूहे को पता चल गया कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत डूक्यूई इन्फ्यूजन को रोक दिया। और जैसे ही गूहे ने रोका, सिस्टम से एक त्वरित ध्वनि अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग ने पाया कि मेजबान दूसरे शिष्य को आधे दिन की साधना दे रहा है। मेजबान को 5000 गुना प्रतिफल प्राप्त करने, 20 साल की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। 4 सितारा डू सम्राट के अनुरूप 20 साल की साधना सिस्टम स्पेस में जमा हो गई है। कृपया ध्यान से जांच करें, मेजबान। 5000 गुना प्रतिफल, 20 साल की साधना। सिस्टम प्रॉम्प्ट की सामग्री सुनकर गूहे थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। इस 20 साल की साधना को आत्मसात करते हुए उसकी ताकत में एक बार फिर से उल्लेखनीय उछाल आएगा। जियो यी जियान को देखते हुए, जो अभी भी अपनी आंखें बंद करके उसके सामने बैठी थी, अपने भीतर की ऊर्जा को पचा रही थी, गूहे ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। इस दौरान छोटी लड़की ने अपने शरीर को तन्य करने के लिए जेड बोन पाउडर का इस्तेमाल किया और ऐसा लगा कि यह कारगर रहा। वह वास्तव में मेरी 1.5 दिन की शक्ति को झेल सकती है। गूहे के लिए, भले ही ये केवल आधे दिन की अतिरिक्त साधना हो, सिस्टम द्वारा इसे वापस करने के बाद यह अभी भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा है। यही कारण है कि गूहे अपने शिष्यों को लगातार अपने शरीर को तन्य करने के लिए मजबूर करता है। जब तक उनकी शारीरिक शक्ति में सुधार होता है, वे ज्ञान के संचरण के दौरान थोड़ी देर तक टिक सकते हैं। और जब तक वे थोड़ी देर तक टिक सकते हैं, इसका मतलब है कि उनकी अपनी ताकत में एक महत्वपूर्ण सुधार है। ये सोचकर गूहे ने गुप्त रूप से तीव्रता बढ़ाने और उनकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का फैसला किया। जहां तक जियो यी जियान की बात है, वह अच्छा कर रही है। हर दिन जहर निगलने से भी एक अच्छा तन्य प्रभाव प्राप्त होता है। गूहे का मुख्य ध्यान अब लियू लिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण पर है। जियो यी जियान को कुछ समय तक जागने के कोई संकेत नहीं दिखाते हुए गूहे का दिमाग हिल गया और वह तुरंत सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गया। एक नज़र डालने पर उसने देखा कि सुनहरे विशाल अंडे के अलावा सिस्टम स्पेस में एक गोलाकार सफ़ेद प्रकाश क्षेत्र है। सफ़ेद प्रकाश क्षेत्र को देखते हुए गूहे की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। आखिरकार इसमें 20 साल की साधना शामिल है। अगर इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया जाए तो शायद कोई 9 सितारा डू सम्राट के स्तर तक पहुंच सकता है। उत्साह के एक पल के बाद गूहे थोड़ा शांत हो गया और उसका मन धीरे धीरे सिस्टम स्पेस से हट गया। अपने शरीर में वापस आने पर गूहे ने देखा कि जियाओ यिक्सियन अभी तक नहीं जागा था। उसे जल्दी नहीं थी। वह एक मंडप में आया, अपने लिए एक कप चाय डाली और चुपचाप इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद जियाओ यिक्सियन की पलकें झपकने लगीं और उसने आखिरकार धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने मंडप में गूहे को देखा, फिर अपनी खुद की साधना को महसूस किया। उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव देखा। गुरु, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। मैं पहले ही 4 सितारा डू मास्टर के स्तर पर पहुंच चुका हूं। जियो यिक्सियन ने गूहे की ओर उत्साह से चिल्लाया। मुझे पता है। उत्साहित जियो यिक्सियन को देखकर गूहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। बाद में जियो यिक्सियन गूहे के विपरीत दिशा में भागे, उनके लिए एक कप चाय डाली और कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद शिक्षक। मैं आपको शराब के बजाय एक कप चाय देता हूँ। अच्छा। गूहे ने जियो यिक्सियन को देखा और दोनों ने हल्के से अपने कप टकराए। यदि आप वास्तव में अपने शिक्षक को धन्यवाद देना चाहते हैं तो बस मेरे लिए अधिक बार चिकन सूप बनाएं, गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर जियो यिक्सियन ने तुरंत कसम खाई, शिक्षक, आपने अभी बहुत मेहनत की है। अब से मैं आपके लिए हर दिन चिकन सूप बनाऊंगा। गूहे ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसे जो सबसे ज्यादा पसंद था वह जियो यिक्सियन द्वारा बनाया गया चिकन सूप का एक कटोरा पीना था। चिकन सूप पीना वास्तव में एक सुखद चीज है। अध्याय 56, 8 सितारा डू सम्राट का शिखर तारांकन। शिक्षक, इस जादुई जानवर के अंडे से कैसे निकला जा सकता है? जियो यिक्सियन का दिमाग घूम गया और उसने आयरनविंग जायंट ईगल के जादुई जानवर के अंडे को गले लगा लिया, उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक। ये सुनकर गूहे ने उसके हाथ में नीले जादुई जानवर के अंडे को देखा और कहा, आयरनविंग जायंट ईगल को भी सोने की विशेषता वाला जादुई जानवर माना जाता है। जब तुम्हारे पास समय हो तो जियामा राजधानी शहर जाओ, कुछ सोने की विशेषता वाले जादुई कोर खरीदो और उन्हें उसके बगल में रखो। जब ये सोने की विशेषता वाले जादुई कोर से शक्ति को अवशोषित करता है तो यह फूट जाना चाहिए। सोने की विशेषता वाले जादुई कोर। जियो यिक्सियन ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया, गूहे द्वारा बताई गई विधि को याद करते हुए।
ठीक है, वापस जाओ और पहले अपनी खुद की खेती को स्थिर करो। अपने सिस्टम स्पेस में खजाने के बारे में सोचते हुए गुहे उन्हें मर्ज करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जियो इक्सियन से जाने का आग्रह किया। ये सुनकर जियाओ इक्सियन ने जादुई जानवर के अंडे को सीधे अपने स्थानिक वलय में रख दिया और हल्के से कहा, ठीक है गुरु, मैं विदा लेता हूँ। गुहे ने थोड़ा सिर हिलाया, मम्मा आगे बढ़ो। जियाओ इक्सियन के जाने के बाद गुहे कीमिया कक्ष में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। एक विचार के साथ अगले ही पल गुहे ने सीधे कीमिया कक्ष के चारों ओर एक अवरोध स्थापित कर दिया। इस चरण को पूरा करने के बाद गुहे धीरे धीरे कीमिया कक्ष के बीच में बैठ गया। अपनी स्थिति को थोड़ा समायोजित करने के बाद गुहे ने फिर अपने दिमाग को सिस्टम स्पेस में डुबो दिया। फिर गुहे ने मन ही मन कहा, सिस्टम 20 साल की डुकी हुई साधना को मिलाना शुरू करो। जैसे ही गुहे की आवाज़ गिरी, रंगहीन प्रकाश क्षेत्र जो मूल रूप से सिस्टम स्पेस में शून्य में निलंबित था, तुरंत एक चमकदार प्रकाश में बदल गया जो सीधे गुहे के शरीर में जा रहा था। तारांकन धमाका, तारांकन तारांकन। जैसे ही यह चमकदार रोशनी गुहे के शरीर में प्रवेश करती है, अगले ही पल गुहे को अपने शरीर के अंदर एक दबी हुई आवाज़ महसूस होती है, जिसके बाद एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकलती है। यह ऊर्जा बहुत ही प्रभावशाली थी, जो उसके शरीर में एक बवंडर की तरह उमड़ती हुई गुहे के अंगों और हड्डियों की ओर बढ़ती है। उसके शरीर के अंदर से तीव्र दर्द निकलता है और गुहे का रंग तुरंत मौत की तरह पीला पड़ जाता है। फिर पिछली बार की विधि का पालन करते हुए जैसे ही यह ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, उसका अंतर्निहित दुखी एक पल में बाहर निकल जाता है। इस ऊर्जा की तुलना में अंतर्निहित दुखी की शक्ति अधिक दबंग थी। दोनों के बीच संपर्क के क्षण में अंतर्निहित दुखी ने सीधे इस ऊर्जा को फैला दिया। इसके बाद गुहे ने बिखरी हुई ऊर्जा को नियंत्रित किया, उन्हें अपने स्वयं के डांटियन में निर्देशित किया। जैसे जैसे अधिक से अधिक ऊर्जा डांटियन में प्रवेश करती गई, गुहे के शरीर से निकलने वाली आभा अधिक से अधिक गहरी होती गई। एक क्षण के बाद डांटियन में दुक्यूई की मोटाई साधना शुरू करने से पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गई। बस एक पल में ये गुहे के लिए लगभग आधे साल की श्रमसाध्य साधना के बराबर था। इस भावना ने गुहे को परमानंद में डुबो दिया। अब वह ऊर्जा को परिष्कृत करने में बेहद कुशल था और इस ऊर्जा की शुद्धता के साथ इसे संघनित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं थी। उसे जो करने की आवश्यकता थी वह इस ऊर्जा को फैलाना और इसे सुचारू रूप से अपने डेंटियन में निर्देशित करना था। मुझे आश्चर्य है कि इस सारी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मेरी साधना किस हद तक बढ़ जाएगी। हालांकि इस साधना की प्रगति तेजी से हो रही है, लेकिन ये शरीर के अंदर दुक्यूई को अस्थिर भी करेगी और नींव असंतुलित हो जाएगी। भविष्य में साधना को मजबूत करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होगी। साधना में तेजी से उछाल के आनंद में डूबे हुए गुहे शांत रहे, चुपचाप इन ऊर्जाओं को अवशोषित और परिष्कृत करते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया और आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। और इस क्षण जब गुहे ने एक बार फिर बिखरी हुई ऊर्जा की एक किरण को अपने डेंटियन में निर्देशित किया, तो उसके शरीर के भीतर उसकी दुखी हुई का चक्रवात आश्चर्यजनक तरीके से हिंसक रूप से घूमने लगा। इस क्षण उसकी आभा भी बढ़ने लगी। धमाका, तारांकन तारांकन। गुहे के शरीर से एक दबी हुई आवाज़ के साथ एक भयानक दबाव अनियंत्रित रूप से उसके शरीर से बाहर निकल आया। ये दबाव आसपास की ओर बढ़ा, फिर कीमिया कक्ष की विशिष्ट दीवारों को भेदते हुए अंततः बाहरी अवरोध द्वारा अवरुद्ध हो गया। 5 सितारा डू सम्राट। इस समय गुहे की साधना पहले से ही 5 सितारा डू सम्राट के स्तर तक पहुंच चुकी थी। और फिर ये यहीं समाप्त नहीं हुआ। गुहे के शरीर में अभी भी बहुत अधिक ऊर्जा बची हुई थी, जो पहले से अवशोषित ऊर्जा के 10वें हिस्से से भी कम थी। सफलता के बाद गुहे का हृदय और भी अधिक प्रेरणा से भर गया और अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। समय बीतने के साथ गुहे की साधना सफलताएं प्राप्त करती रही। तारांकन धमाका, तारांकन तारांकन। 1 घंटे के बाद भयावह दबाव एक बार फिर से जारी हो गया। 6 सितारा डू सम्राट। इस समय वह 6 सितारा डू सम्राट के दायरे में प्रवेश कर चुका था। गुहे के शरीर में अधिक से अधिक ऊर्जा प्रवाहित होने के साथ उसकी आभा बढ़ती रही। 1 और घंटा बीत गया और गुहे के शरीर के भीतर से फिर से एक दबी हुई आवाज़ गूंजी। 7 सितारा डू सम्राट। जारी रखते हुए 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। तारांकन बूम, तारांकन तारांकन। गुहे के आसपास की आभा में एक और बदलाव आया। 8 सितारा डू सम्राट। इस समय गुहे पहले से ही 8 सितारा डू सम्राट के शिखर क्षेत्र में कदम रख चुका था और इस सफलता के साथ गुहे के शरीर के भीतर की ऊर्जा अंततः पूरी तरह से अवशोषित हो गई। अगले ही पल गुहे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी काली पुतलियों में बैंगनी लपटों की अचानक लहरें उठीं। उसी समय एक शक्तिशाली दबाव फूट पड़ा और अनियंत्रित रूप से बाहरी अवरोध की ओर बढ़ गया। बूम, दरार, तारांकन तारांकन। इस दबाव के प्रभाव में बाहरी अवरोध अचानक कुछ कमजोर दिखाई देने लगा, जिसमें दरारें उभरने लगीं।
ये दृश्य देखकर गूही की अभिव्यक्ति बदल गई, जल्दी से अपनी आभा को एकाग्र कर लिया। कुछ सांसों के बाद गूही की नज़र धीरे धीरे शांत हो गई। तो यह 8 सितारा डू सम्राट की ताकत है। गूही ने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए, अपने भीतर की अपार शक्ति को महसूस करते हुए उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। इस तेजी से बढ़ी हुई ताकत की अनुभूति ने उसे बेहद सहज महसूस कराया। हालांकि इस तरह की तेज सफलता अनिवार्य रूप से शरीर के भीतर डू क्यूई में कुछ अस्थिरता की ओर ले जाती है। अपने शरीर के अंदर डू क्यूई की स्थिति को महसूस करते हुए गूही ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। फिर एक विचार के साथ उसने दिव्य अग्नि तड़का तकनीक को सक्रिय किया। इसके बाद अंतर्निहित दिव्य अग्नि धीरे धीरे बाहर निकली, धीरे धीरे उसके शरीर को ढंकने लगी। जैसे ही अंतर्निहित दिव्य अग्नि उसके पूरे शरीर को लपेटती हुई, यहाँ तक कि उसके अंगों और हड्डियों के बीच भी घुसती हुई, गूही को अचानक एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसे सीधे आग के रैक पर रखा जा रहा हो और जलाया जा रहा हो। खुद को तीव्र दर्द सहने के लिए मजबूर करते हुए गूही ने अपने दांत पीस लिए, जिससे अंतर्निहित दिव्य अग्नि उसके शरीर के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमने लगी। 3 घंटे के बाद गूही के शरीर पर अंतर्निहित दिव्य अग्नि धीरे धीरे समाप्त हो गई। फिर गूही ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी पुतलियों में बैंगनी लपटों की एक झलक दिखाई दी। अपने शरीर के अंदर की स्थिति का आकलन करने के बाद गूही के चेहरे पर एक संतुष्ट भाव दिखाई दिया। ये दिव्य अग्नि तड़का तकनीक वास्तव में असाधारण है। हाल ही में दिव्य अग्नि तड़का के माध्यम से साधना में तेजी से वृद्धि के कारण आंतरिक डू क्यूई में पहले से उत्पन्न अस्थिरता पूरी तरह से हल हो गई थी। अपने शरीर के भीतर गहन और शुद्ध शक्ति को महसूस करते हुए गूही के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्ट भाव दिखाई दिया। अध्याय 57 नालन यानरान के दिल में कड़वाहट। कीमिया कक्ष में अपनी साधना को मजबूत करने के बाद गूही की चेतना एक बार फिर सिस्टम स्पेस में लौट आई। इसके बाद गूही ने अपनी चेतना की एक कड़ी को अलग किया, धीरे धीरे शून्य में लटके हुए सुनहरे अंडे के पास पहुंच गया। डिंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मेजबान गोल्डन फेदर जायंट ईगल के साथ मास्टर सेवक अनुबंध बनाना चाहता है? जैसे ही गूही की चेतना करीब पहुंची, सिस्टम प्रॉम्प्ट धीरे धीरे उसके दिमाग में गूंजने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के गूही ने सीधे घोषणा की, मास्टर सेवक अनुबंध बनाओ। जैसे ही गूही ने कहा, उसके शरीर से अचानक लाल रक्त की एक बूंद अलग हो गई, जो शून्य में सुनहरे अंडे की ओर बह रही थी। गूही थोड़ा स्तब्ध था, लाल रक्त उसके शरीर से निकलते ही उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। यह उसका सार रक्त था। अगले ही पल सार रक्त की यह बूंद पहले ही सुनहरे अंडे की सतह पर उतर चुकी थी। दहाड़, इस क्षण सुनहरा अंडा एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ा। अस्पष्ट रूप से गूही को एक तीखी चील की चीख सुनाई दी। सुनहरे अंडे पर टपकने वाले रक्त ने अचानक एक चमकदार लाल चमक उत्सर्जित की, फिर एक रक्त रंग की छाप में संघनित होकर धीरे धीरे सुनहरे अंडे के अंदर रिसने लगी। एक पल के बाद गूही की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने महसूस किया कि इस क्षण उसके और सुनहरे अंडे के बीच एक सूक्ष्म संबंध स्थापित हो गया था। वह महसूस कर सकता था कि सुनहरे अंडे के भीतर एक जीवन का पोषण हो रहा था। विशाल अंडे के अंदर का जीवन उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था, स्नेही चेतना के धागे संचारित कर रहा था। क्या ये सफलता है? ये सब महसूस करते हुए गूही की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह चेतना की एक किरण को फैलाए बिना नहीं रह सका, विशाल अंडे के पास पहुंचा, अंदर की बेहोश चेतना से संपर्क बनाया, अपनी मित्रता व्यक्त की। इस समय गूही ने एक बार फिर विशाल अंडे से निकलने वाली जानकारी को स्पष्ट रूप से महसूस किया। क्या आपको अंडे सेने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है? गूही ने जल्दी से विशाल अंडे का अर्थ समझ लिया, उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। गोल्डन फेदर जायंट ईगल निस्संदेह एक शुद्ध सोने की विशेषता वाला जादुई जानवर था। ऐसा लग रहा था कि उसे जिस ऊर्जा की आवश्यकता थी वह सोने की विशेषता वाले जादुई कोर या अन्य सोने की विशेषता वाले खजाने और प्रतिभाशाली सामग्रियों से अधिक कुछ नहीं थी। ऐसा लगता है कि मुझे जियामा कैपिटल सिटी की एक और यात्रा करनी होगी, गूही ने खुद से कहा। विशाल अंडे को सांत्वना देने के बाद उसकी चेतना धीरे धीरे सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गई। इसके बाद गूही ने कीमिया कक्ष छोड़ दिया, अपने पंख फैलाए और सीधे यूनलान संप्रदाय को छोड़ दिया, जियामा कैपिटल सिटी की ओर बढ़ गया। जियामा कैपिटल सिटी पहुंचने पर गूही सीधे मिटेल नीलामी घर गए। फिर उसने अपना असीमित सोने का सिक्का कार्ड निकाला और नीलामी घर में चौथे दर्जे और उससे ऊपर के सभी सोने के गुण वाले जादुई कोर, साथ ही साथ सभी अन्य सोने के गुण वाले खजानों को साफ कर दिया। इसके बाद वह शहर की अन्य दुकानों में गया और उसी असाधारण तरीके से सभी चौथे दर्जे और उससे ऊपर के सोने के गुण वाले खजानों को साफ कर दिया। सोने के गुण वाले खजानों के अलावा गूही ने अन्य आवश्यक औषधीय सामग्री की एक बड़ी मात्रा भी खरीदी। उदाहरण के लिए लियू लिंग और जियाओ यी जियान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रक्त शीतलन की गोली और जैद हड्डी की गोली के लिए सामग्री।
चूंकि उसने लियू लिंग को बढ़ाने का फैसला किया था, इसलिए गुहे को स्वाभाविक रूप से अधिक सामग्री तैयार करने की आवश्यकता थी। इन कार्यों को पूरा करने के बाद गुहे जियामा कैपिटल सिटी में नहीं रुके, वह सीधे यूनान संप्रदाय में वापस चले गए। जल्द ही कीमिया कक्ष में गुहे ने सभी खरीदे गए सोने के गुण वाले खजानों को सिस्टम स्पेस में रख दिया। फिर उसकी चेतना सिस्टम स्पेस में प्रवेश कर गई। इसके बाद उसने चेतना की एक कड़ी को अलग किया और एक बार फिर विशाल अंडे से संवाद किया। एक पल के बाद सुनहरे अंडे ने एक बार फिर एक चमकदार सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित किया। सुनहरे प्रकाश के प्रकट होने के साथ सुनहरे अंडे के भीतर से अचानक एक फीकी भक्षण शक्ति फूट पड़ी। इस भक्षण शक्ति का लक्ष्य आश्चर्यजनक रूप से सोने के गुण वाले खजाने थे जिन्हें गुहे ने सिस्टम स्पेस में रखा था। फिर गुहे ने इन सोने के गुण वाले खजानों से छोटे छोटे सुनहरे प्रकाश बिंदुओं को बिखरते हुए देखा, जो धीरे धीरे सुनहरे अंडे की ओर बह रहे थे और अंततः उसमें विलीन हो गए। गुहे महसूस कर सकता था कि इन सोने के गुण वाले खजानों से ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद विशाल अंडा कुछ हद तक उत्साहित लग रहा था। जिस गति से विशाल अंडे ने ऊर्जा को अवशोषित किया वह तेज नहीं थी। गुहे ने अनुमान लगाया कि सोने के गुण वाले खजानों के इस बैच को पूरी तरह से निगलने में इसे लगभग 10 दिन लगेंगे। सिस्टम स्पेस में कुछ समय बिताने के बाद गुहे धीरे धीरे पीछे हट गया। फिर उसने ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन को बुलाया और रक्त शीतलन की गोली और जैड हड्डी की गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अब उसके लिए अपनी साधना के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात अपने शिष्यों की शारीरिक शक्ति को बढ़ाना था। ... जल्द ही एक और सप्ताह बीत गया। यूनान संप्रदाय के मुख्य शिखर पर आंगन में सफ़ेद वस्त्र पहने दो आकृतियां हथेली की तकनीकों का एक सुंदर प्रदर्शन कर रही थीं, आगे पीछे की चालों का आदान प्रदान कर रही थीं। तारांकन एक पल के बाद, उनके अंतिम टकराव के बाद नालन यानरान ने एक सांस छोड़ी, अपना हाथ लहराते हुए कहा, जियान, चलो रुकते हैं, चलो एक ब्रेक लेते हैं। ये सुनकर नालान यानरान का सामना कर रही जियाओ यी जियान थोड़ा मुस्कुराए और फुसफुसाते हुए बोली, जरूर। जियाओ यी जियान को देखकर, जिसमें थकान के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, नालन यानरान को थोड़ा पराजित महसूस हुआ। इस दौरान उन दोनों ने अक्सर एक साथ अभ्यास किया था। जियाओ यी जियान की साधना के कारण उस पर बहुत दबाव था। इस अवधि में नालन यानरान ने अपनी साधना में और भी अधिक मेहनत की थी। 3 दिन पहले उसने आखिरकार एक सफलता प्राप्त की, एक 5 स्टार डू प्रैक्टिशनर के स्तर तक पहुंच गई। उसने सोचा कि अपनी सफलता के बाद अपने उत्कृष्ट युद्ध कौशल के साथ वह जियाओ यी जियान के खिलाफ थोड़ा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि नालन यानरान की निराशा के लिए उनके हालिया मुकाबले में उसने जियाओ यी जियान से एक बढ़ता हुआ मजबूत दबाव महसूस किया। यहाँ तक कि जियाओ यी जियान की ताकत भी उसे रहस्यमय और अप्रत्याशित लगी। एल्डर गुहे को ऐसी राक्षसी प्रतिभा कहाँ से मिली? नालन यानरान ने खुद से कहा। उसे पता नहीं था, जबकि वह घुटन महसूस कर रही थी, जियाओ यी जियान और भी अधिक असहज महसूस कर रही थी। अब जियाओ यी जियान और नालन यानरान के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही थी। नालन यानरान के साथ मुकाबला करते समय वह नुकसान पहुंचाने से डरती थी। इस कारण से उसे अपनी ताकत को सावधानी से दबाना पड़ा, इस डर से कि थोड़ा भी ज्यादा बल प्रयोग करने से नालन यानरान को सीधे चोट लग सकती है। इस अवधि के बाद जियाओ यी जियान के लाभ वास्तव में पर्याप्त थे। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना, उसके शरीर के भीतर डुक्यूई पर उसकी महारत लगभग बेजोड़ थी। अब लड़ाई के दौरान वह ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग न करने का ध्यान रख सकती थी। और यह सब नालन यानरान द्वारा जबरन बाहर निकाला गया। बहन जियानर, मैं बाद में शाही राजधानी जा रही हूँ। क्या आपके पास समय है? मेरे साथ आओ। दोनों महिलाएं एक मंडप में बैठी थीं, आराम कर रही थीं, चाय पी रही थीं और पेस्ट्री खा रही थीं। अचानक नालन यानरान ने पूछा। ये सुनकर जियाओ यी जियान ने उस जहर के बारे में सोचा जो उसके खत्म होने वाला था और आयरनविंग जायंट ईगल के अंडों के बारे में। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ बहन, मुझे भी कुछ काम निपटाने हैं। मैं आपके साथ चलूंगी। बहुत बढ़िया, चलो अब चलते हैं। ऐसा कहते हुए नालन यानरान के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी जब वह खड़ी हुई और जियाओ यी जियान को यूनान संप्रदाय के पर्वतीय द्वार से बाहर की ओर खींच लिया। अध्याय 58। छोटी बहन, तुम्हारा शिक्षक तुम्हारे प्रति वास्तव में अच्छा है। बहन, शहर में प्रवेश करते समय तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहन रही हो? जियामा कैपिटल सिटी के प्रवेश द्वार पर जियाओ यी जियान ने नालन यानरान को देखा, जो एक सफ़ेद लबादा पहने हुए था, एक हैरान भाव के साथ। ये सुनकर नालन यानरान के सुंदर चेहरे पर बेबसी का भाव देखा। क्या ये परिचितों द्वारा पहचाने जाने और फिर मेरे पिता को रिपोर्ट करने से बचने के लिए नहीं है? ये कहते हुए नालन यानरान के चेहरे पर नाराजगी का भाव दिखाई दिया। जब से मैं परिवार की सहमति के बिना सगाई तोड़ने के लिए जियाओ परिवार के पास गई, मेरे पिता और दादा बहुत गुस्से में हैं।
उन्होंने कई बार यूनलान संप्रदाय के लोगों को भेजा है, मुझे वापस आने के लिए कहा है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं वापस गई तो वे निश्चित रूप से मुझे फिर से डांटेंगे। नलन यानरान की व्याख्या सुनने के बाद जियाओ यीजियान को अचानक समझ में आ गया, मैं समझ गई। नालान यानरान द्वारा अपनी सगाई रद्द करने के मामले के बारे में उनके साथ रहने के दौरान जियाओ यीजियान ने नालान यानरान से कुछ विवरण जान लिए थे। हालांकि उसे लगा कि सीनियर सिस्टर नालान द्वारा सगाई रद्द करना थोड़ा अनुचित था। नालान यानरान ने समझाया था कि वह बचपन से अपने मंगेतर से कभी नहीं मिली थी, उसे वह पसंद नहीं था और वह एक बेकार व्यक्ति था जिसे पालना भी नहीं था। सीनियर सिस्टर नालान की भविष्य की खुशी के बारे में सोचते हुए एक अच्छी बहन के रूप में जियाओ यीजियान ने स्वाभाविक रूप से उसके निर्णय का समर्थन किया। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे पिता और दादा मेरी शादी उस जियाओ यान से क्यों करने पर जोर दे रहे हैं। इस वजह से मैं अब घर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही हूँ। नालान यानरान के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए। नालान यानरान को बुरे मूड में देखकर जियाओ यीजियान ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, सीनियर, शायद वे बस एक पल के लिए नाराज हैं। कुछ समय बाद जब वे शांत हो जाएंगे तो वे स्वाभाविक रूप से आपको माफ कर देंगे। नालान यानरान ने आह भरी, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। चलो चलते हैं, अब हमारी बारी है। दोनों शहर में प्रवेश करने के लिए शहर के गेट पर कतार में खड़े थे। जब नालन यानरान की बारी आई तो उसने जियाओ यीजियान को पकड़ लिया और जियामा कैपिटल सिटी की ओर चल पड़ी। बहन, अब हम कहाँ जा रहे हैं? सड़क पर जियाओ यीजियान नालन यानरान के पीछे पीछे कुछ उलझन में चल रही थी। नालन यानरान ने जवाब दिया, मिट ऑक्शन हाउस। यहीं पर वो चीज़ें हैं जो मैं खरीदना चाहता हूँ। ओह, जियाओ यीजियान ने चंचलता से जवाब दिया और पीछे पीछे चल पड़ी। यह उसका जियामा कैपिटल सिटी में पहली बार प्रवेश करने का अनुभव था और वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसे डर था कि वह खो न जाए और अपना रास्ता न खोज पाए। थोड़ी देर बाद दोनों एक भव्य इमारत के सामने पहुंचे जिस पर मिटो ऑक्शन हाउस लिखा था। बहन, चलो अंदर चलते हैं। फिर नालन यानरान ने जियाओ यीजियान को सीधे मिटो परिवार के परिसर में ले गया। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नालन यानरान और जियाओ यीजियान के हॉल में प्रवेश करने के बाद एक नाजुक दिखने वाली नौकरानी तुरंत उनके पास आए और पूछा। नालन यानरान ने शांति से कहा, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। कृपया मेरे पीछे आइए, मेहमानों। नौकरानी का रवैया सम्मानजनक था। दोनों नौकरानी के पीछे पीछे फ्रंट डेस्क पर पहुंचे। फ्रंट डेस्क पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। नौकरानी द्वारा ये समझाने के बाद कि क्या हुआ है उनके आने के उद्देश्य से, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नलन यानरान और जियाओ यीजियान के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या खरीदना है? नलन यानरान ने अपनी चादर ओढ़ते हुए ठंडे लहजे में कहा, मैं ज़ैड स्किन एलिक्सिर की 10 बोतलें खरीदना चाहती हूँ। ज़ैड स्किन एलिक्सिर, ठीक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर सवालिया निगाहों से जियाओ यीजियान की ओर देखा। इससे पहले कि जियाओ यीजियान जवाब दे पाती, नलन यानरान झुकी और फुसफुसाकर उससे कहा, जूनियर सिस्टर, क्या आप भी कुछ ज़ैड स्किन एलिक्सिर खरीदना चाहती हैं? ये दूसरे दर्जे का एलिक्सिर है। साधना के बाद इससे नहाने से न केवल आपकी त्वचा नमीयुक्त होगी बल्कि आपकी साधना की गति भी थोड़ी बढ़ जाएगी। ज़ैड स्किन एलिक्सिर। जियाओ यीजियान ने अपनी आंखें झपकाईं, फिर अपना सिर हिलाया, सीनियर सिस्टर, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। नालन यानरान को कुछ पल के लिए आश्चर्य हुआ, फिर कुछ सोचकर फुसफुसाया, चिंता मत करो जूनियर बहन, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। उसने मान लिया कि जियाओ यीजियान ने वित्तीय बाधाओं के कारण ज़ैड स्किन एलिक्सिर खरीदने से मना कर दिया, वह उसे खरीदने में असमर्थ थी। हालांकि ये शब्द कहने के बाद नालन यानरान को भी थोड़ी परेशानी महसूस हुई। उसकी वर्तमान स्थिति पहले से अलग थी। वह अपने परिवार से पैसे नहीं मांग सकती थी। जियोयान से तलाक के बाद से वह घर जाने के लिए अनिच्छुक थी और उसके कार्ड का बैलेंस केवल 2 लाख सोने के सिक्के थे। ज़ैड स्किन एलिक्सिर की कीमत प्रति बोतल 10,000 सोने के सिक्के थी। अगर उसने जियाओ यीजियान को आमंत्रित किया तो वह भी कंगाल हो जाएगी। हालांकि नालन यानरान की बातें सुनने के बाद जियाओ यीजियान ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ बहन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर उसने अपनी अंगूठी से ज़ैड बोनपिल की कई बोतलें निकाली और आगे कहा, शिक्षक ने मुझे बहुत सारी ज़ैड बोनपिल दी हैं। मैं इसे नियमित रूप से नहाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ज़ैड बोनपिल। जियाओ यीजियान द्वारा निकाली गई छोटी बोतलों को देखकर नालन यानरान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसका मुंह थोड़ा सा हिल गया। शाही राजधानी के 3 प्रमुख परिवारों में से एक होने के नाते नालन परिवार स्वाभाविक रूप से ज़ैड बोनपिल के बारे में जानता था। ज़ैड बोनपिल को चौथी श्रेणी की गोली के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो न केवल त्वचा को मॉइस्चराइज करती है, सुंदर बनाती है और युवाओं को संरक्षित करती है बल्कि शरीर की ताकत को भी बढ़ाती है। इसके अलावा ज़ैड बोनपिल की सिर्फ एक बोतल की कीमत लगभग 1,50,000 सोने के सिक्के है।
प्रभाव और कीमत के मामले में जेड बोनपिल ने जेड स्किन एलिक्सिर को बहुत पीछे छोड़ दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियाओ यी जियान के हाथों में जेड बोनपिल्स को कीमिया किंग बूहे ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था। जूनियर सिस्टर, आपके शिक्षक आपके लिए वास्तव में अच्छे हैं। नालन यानरान का स्वर अचानक थोड़ा खट्टा हो गया। ये सुनकर जियाओ यी जियान ने ज्यादा नहीं सोचा और सहमति में सिर हिलाया। इस दुनिया में मेरे लिए शिक्षक सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। बगल में मौजूद प्रबंधक उनकी बातचीत सुनकर और जियाओ यी जियान के हाथों में छोटी बोतलें देखकर बेहद हैरान हो गया। जेड बोनपिल्स से नहाना इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि असाधारण थी। हालांकि उसने चतुराई से जियाओ यी जियान से आगे कुछ नहीं पूछा और इसके बजाय नालन यानरान की ओर देखते हुए कहा, मिस कृपया एक पल रुकें, मैं आपके लिए जेड स्किन एलिक्सिर लेकर आता हूं। बोलने के बाद प्रबंधक मुड़ने और जाने वाला था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके पास यहां सोने की विशेषता वाले जादू के कोर हैं? जियो यी जियान अचानक बोल पड़ा, उसे कुछ याद आ गया। ये सुनकर प्रबंधक वहीं रुक गया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गोल्ड एट्रीब्यूट मैजिक कोर, बेशक हमारे पास हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपको किस ग्रेड के गोल्ड एट्रीब्यूट मैजिक कोर की आवश्यकता है। प्रबंधक के दिमाग में एक अजीब विचार आया। क्या गोल्ड एट्रीब्यूट मैजिक कोर हाल ही में इतने लोकप्रिय हो गए हैं? उसे अभी भी एक सप्ताह पहले का दृश्य याद है जब एक ग्राहक ने नीलामी घर से सभी चौथी श्रेणी के मैजिक कोर को साफ कर दिया था। उसने ये भी सुना कि न केवल उनके इटिया नीलामी घर में बल्कि अन्य छोटी और बड़ी दुकानों में भी चौथी श्रेणी और उच्चतर गोल्ड एट्रीब्यूट मैजिक कोर इसी तरह से साफ किए गए थे। वह ग्राहक वास्तव में बहुत अमीर होना चाहिए। प्रबंधक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या गोल्ड एट्रीब्यूट मैजिक कोर महंगे हैं? जियो यी जियान ने झिझकते हुए पूछा। अपने शिक्षक के कार्ड में 2,20,000 सोने के सिक्कों के साथ जियो यी जियान को नहीं पता था कि वह किस ग्रेड के गोल्ड एट्रीब्यूट मैजिक कोर खरीद सकती है। ये सुनकर प्रबंधक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि यह ग्राहक पिछली बार वाले ग्राहक जितना अमीर नहीं है। इसके बाद प्रबंधक ने जियाओ यी जियान को सोने के गुण जादू कोर की कीमतों के बारे में बताना शुरू किया। अध्याय 59, छोटी बहन, मैं वास्तव में तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। पहली श्रेणी का स्वर्ण गुण जादू कोर, जिसकी कीमत 3,000 स्वर्ण सिक्के प्रति है। दूसरी श्रेणी का स्वर्ण गुण जादू कोर, जिसकी कीमत 8,000 स्वर्ण सिक्के प्रति है। तीसरी श्रेणी का स्वर्ण गुण जादू कोर, जिसकी कीमत 15,000 स्वर्ण सिक्के प्रति है। चौथी श्रेणी का स्वर्ण गुण जादू कोर, जिसकी कीमत 30,000 स्वर्ण सिक्के प्रति है। पांचवीं श्रेणी का स्वर्ण गुण जादू कोर, जिसकी कीमत 1,00,000 स्वर्ण सिक्के प्रति है। छठी श्रेणी का स्वर्ण गुण जादू कोर, जिसकी कीमत 3,00,000 स्वर्ण सिक्के प्रति है। जल्द ही प्रबंधक ने जियाओ यी जियान को विभिन्न ग्रेड के स्वर्ण गुण जादू कोर की कीमतें बताईं। बाद में उसने जियाओ यी जियान को देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको किस ग्रेड का जादू कोर चाहिए? जियाओ यी जियान ने एक पल के लिए संकोच किया और धीरे से कहा, अभी मुझे 5वीं श्रेणी के 3 जादू कोर दे दो। प्रबंधक हैरान रह गया और उसने जियाओ यी जियान का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। इस व्यक्ति के पास भी काफी पैसा है न? 5वीं कक्षा के जादू के कोर तुरंत मांगना, कोई आश्चर्य नहीं कि वह नहाने के लिए जेड स्किन एलिक्सिर का उपयोग कर सकती है। सौभाग्य से उसने पिछले सप्ताह में कई स्वर्ण विशेषता जादू कोर एकत्र किए थे, अन्यथा वह आज उन्हें बनाने में सक्षम नहीं होता। हालांकि उसे जल्दी से एहसास हुआ और उसने सम्मानपूर्वक कहा, कृपया 1 मिनट रुकें अतिथि, मैं अभी वापस आता हूं। ये कहने के बाद प्रबंधक मुड़ा और चला गया। प्रबंधक के चले जाने के बाद नालन यानरान ने आश्चर्य से जियाओ यी जियान को देखा और पूछा, जूनियर बहन, आप इतने सारे 5वीं कक्षा के जादू कोर क्यों खरीद रही हैं? भले ही आप कीमिया का अभ्यास कर रही हों, आपको ऐसे उच्च स्तरीय जादू कोर की आवश्यकता नहीं है न? नालन यानरान के विचार में जियाओ यी जियान द्वारा स्वर्ण विशेषता जादू कोर की खरीद संभवतः कीमिया के लिए थी। हालांकि 5वीं कक्षा के जादू कोर आमतौर पर 5वीं कक्षा के अमृत के लिए सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि जियो यी जियान ने 5वीं श्रेणी के इतने महंगे सोने के गुण वाले जादुई कोर क्यों खरीदे। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए जियो यी जियान ने अपनी अंगूठी से आयरनविंग जायंट ईगल का जादुई जानवर का अंडा निकाला। बहन, शिक्षक ने मुझे 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर का अंडा दिया है। मैंने शिक्षक से पूछा और उन्होंने कहा कि यह जादुई जानवर का अंडा सोने के गुण वाले जादुई जानवर का है, इसलिए मुझे इसे सेने के लिए इसे अवशोषित करने के लिए सोने के गुण वाले जादुई कोर खरीदने की जरूरत है। नीले जादुई जानवर के अंडे को अपने हाथ में पकड़े हुए जियो यी जियान ने धीरे से समझाया। नालन यानरान ने जियो यी जियान के हाथ में 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर के अंडे को देखा, चुपचाप अवाक। ये 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर का अंडा है। इसकी कीमत कम से कम कुछ मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर है न? एल्डर बूहे ने इसे अपने संप्रदाय के एक शिष्य को भी दिया था।
जियाओ यी जियान के हाथ में जादुई जानवर के अंडे को देखकर नालन यानरान को एक बार फिर अपने दिल में कड़वाहट का एहसास हुआ। एल्डर गुहे अपने संप्रदाय के शिष्यों के प्रति बहुत उदार हैं। मेरे गुरु मुझे कभी इतना अच्छा उपहार नहीं देंगे। पहले के जैड स्किन अमृत के बारे में सोचते हुए नालन यानरान जियाओ यी जियान से कहने से खुद को रोक नहीं पाए, जूनियर सिस्टर, मुझे वास्तव में आपसे ईर्ष्या है। ये सुनकर जियाओ यी जियान ने अपने सुंदर चेहरे पर एक स्वीकृति भरी मुस्कान दिखाई। शिक्षक हमेशा मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं, हर महीने मुझे कई उपहार देते हैं। ये 5वीं कक्षा का जादुई जानवर का अंडा एक सप्ताह पहले ही उनसे उपहार के रूप में मिला था। जादुई जानवर के अंडे को अपने हाथों में पकड़े हुए जियाओ यी जियान के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान दिखाई दी। वाकई ईर्ष्यालु। जियाओ यी जियान के चेहरे पर मीठी मुस्कान देखकर नालन यानरान और भी ईर्ष्यालु हो गई। जादुई जानवर के अंडे को अपने हाथों में कुछ देर तक सहलाने के बाद जियो यी जियान ने उसे ध्यान से अपनी अंगूठी में रख दिया, जैसे कि वह कोई कीमती खजाना हो। जल्द ही प्रबंधक 2 बेहतरीन बैग लेकर लौटा जिसमें सामान भरा हुआ था। प्रिय अतिथि, ये आपकी जैड स्किन अमृत की 10 बोतलें हैं, कुल मिलाकर 1 लाख सोने के सिक्के हैं। प्रबंधक ने नालन यानरान को एक बेहतरीन बैग सौंपा। नालन यानरान ने बैग लेने के लिए अपना जैद हाथ बढ़ाया, फिर एक बैंगनी सोने का कार्ड निकाला और उसे प्रबंधक को सौंप दिया। एक ट्रिपल लाइन बैंगनी सोने का कार्ड। प्रबंधक ने कार्ड लिया और उसे देखा। अचानक नालन यानरान के बारे में उसकी राय बेहतर हो गई। एक ट्रिपल लाइन बैंगनी सोने का कार्ड प्राप्त करने के लिए कम से कम डू ग्रैंड मास्टर स्तर के किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इस युवती के पास डू ग्रैंड मास्टर की खेती नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि काफ़ी असाधारण लगती है। कार्ड लेने के बाद प्रबंधक ने अपनी नज़र जियाओ यी जियान पर घुमाई। जियाओ यी जियान ने हल्की मुस्कान दी और अपनी अंगूठी से एल्डर गुहे द्वारा दिया गया बैंगनी सोने का कार्ड भी निकाला। जियाओ यी जियान को एक और बैंगनी सोने का कार्ड पेश करते हुए देखकर प्रबंधक को और भी यकीन हो गया कि वे दोनों असाधारण थे। हालांकि अगले ही पल प्रबंधक ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जियाओ यी जियान द्वारा सौंपे गए फंड कार्ड को देखते हुए और मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया, 7 लाइन बैंगनी सोने का कार्ड। स्टीवर्ट का चेहरा अचानक बदल गया और उसने बहुत सम्मान के साथ जियाओ यी जियान को थोड़ा झुकाया। मैं अपनी अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया मेरे साथ वीआईपी कमरे में आइए, विशिष्ट अतिथि। स्टीवर्ट के प्रति स्टीवर्ट के रवैये में एक पल में नाटकीय बदलाव आया। स्टीवर्ट के पद पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मितीर परिवार के शीर्ष स्तरीय सदस्यों का एक नियम था कि जो कोई भी मितीर नीलामी घर में पर्पल गोल्ड कार्ड के साथ प्रवेश करता है उसे विशिष्ट अतिथि माना जाता है और बिना किसी अपमान के उसके साथ विशेष सम्मान से पेश आना चाहिए। उसे एक उच्च स्तरीय सदस्य की यह बात याद आई कि अगर कोई 7 लाइन पर्पल गोल्ड कार्ड के साथ प्रवेश करता है तो उसकी सेवा उतनी ही सम्मानजनक होनी चाहिए जैसे कि वह परिवार के मुखिया के साथ व्यवहार कर रहा हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास 7 लाइन पर्पल गोल्ड कार्ड हो, यहाँ तक कि मितीर परिवार भी, उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस समय प्रबंधक को थोड़ी चिंता हुई। उसे डर था कि उसका पिछला व्यवहार अनुचित हो सकता है और उसके सामने मौजूद विशिष्ट अतिथि को परेशान कर सकता है। अगर उसने किसी विशिष्ट अतिथि को नाराज किया जिसके पास 7 पंक्ति बैंगनी सोने का कार्ड था, तो वह शायद खुद मौत के कगार पर होगा। क्या 7 पंक्ति बैंगनी सोने का कार्ड? बगल में जब उसने प्रबंधक की आवाज़ सुनी तो नालन यानरान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। 7 पंक्ति बैंगनी सोने का कार्ड ऐसी चीज़ थी जिसे केवल डूवांग स्तर के विशेषज्ञ या 5वीं रैंक के कीमियागर ही प्राप्त कर सकते थे। क्या ये भी एल्डर गुहे की ओर से जूनियर सिस्टर को दिया गया उपहार हो सकता है? नालन यानरान की नज़र को महसूस करते हुए जियाओ यी जियान ने एक बार फिर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। ये भी मुझे मेरे शिक्षक ने दिया था। फिर उसने आदरणीय प्रबंधक की ओर देखा और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम जल्द ही चले जाएंगे। अचानक जियाओ यी जियान को कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या आपके पास यहाँ कोई जहरीली जड़ी बूटियाँ हैं? जहरीली जड़ी बूटियाँ? प्रबंधक क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। ये सोचकर कि वह समझ नहीं पाया, जियाओ यी जियान ने समझाया, मेरा मतलब कुछ अत्यधिक जहरीली औषधीय जड़ी बूटियाँ हैं। प्रबंधक को एहसास हुआ और उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, हमारे पास वे हैं। जियाओ यी जियान ने विनम्रता से कहा, तो कृपया मुझे कुछ दूसरी और तीसरी श्रेणी की जहरीली जड़ी बूटियां लाने में मदद करें। प्रबंधक के पास अपने संदेहों पर विचार करने का समय नहीं था और उसने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, कृपया एक पल रुकें, मैं उन्हें तुरंत आपके लिए ला दूंगा। इस बार प्रबंधक तेजी से गया और भी तेजी से वापस आया। अतिथि, यहाँ आपके लिए आवश्यक सोने की विशेषता वाले जादू के कोर हैं, साथ ही ये जहरीली जड़ी बूटियां भी हैं। कुल 1.3 मिलियन सोने के सिक्के हैं। हालांकि आपके 7 लाइन पर्पल गोल्ड कार्ड के साथ आप 20% की छूट का आनंद ले सकते हैं। अंतिम कीमत 1.04 मिलियन सोने के सिक्के हैं।
आपके कार्ड पर मूल रूप से 2.2 मिलियन सोने के सिक्के थे, इसलिए कटौती के बाद आपके पास अभी भी 1.16 मिलियन सोने के सिक्के हैं। स्टीवर्ड ने जियो यी जियान द्वारा खरीदी गई वस्तुओं को उसे सौंप दिया और सावधानीपूर्वक राशि की गणना की। जियो यी जियान ने वस्तुओं के 2 बैग लिए और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। स्टीवर्ड के शब्दों को सुनकर नालन यानरान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 2.2 मिलियन सोने के सिक्के, हे भगवान। उसने शांत चेहरे वाली जियो यी जियान को देखा और खुद से कहा, जूनियर बहन, मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करती हूँ। अध्याय 60, अनुगामी, विषैलापन। वरिष्ठ बहन, क्या आप कुछ और खरीदना चाहती हैं? खरीदी गई वस्तुओं की जांच करने के बाद जियाओ यी जियान ने उन्हें अपने स्पेस रिंग में रख लिया। फिर वह नालन यानरान की ओर मुड़ी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ये सुनकर नालन यानरान अपने विचारों से बाहर निकली और अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, चलो वापस चलते हैं। जियाओ यी जियान ने सिर हिलाया, ठीक है। इसके बाद प्रबंधक की विनम्र विदाई के तहत दोनों धीरे धीरे मितिर नीलामी घर से बाहर निकल गए। हालांकि नालन यानरान और जियाओ यी जियान के मितिर नीलामी घर से बाहर निकलने के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चला आया। नालन यानरान और जियाओ यी जियान के विदा होते हुए देखकर उस आदमी की आंखों में एक ठंडक दिखाई दी। 7 पंक्तियों वाला बैंगनी सोने का कार्ड, 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर का अंडा। ऐसा लगता है कि इस बार मेरा सामना एक बड़ी मोटी भीड़ से हुआ है। ... नालन यानरान और जियाओ यी जियान के मितिर नीलामी घर से चले जाने के बाद वे गामा के पवित्र शहर में नहीं रुके। इसके बजाय वे शहर के द्वार की ओर बढ़ गए। लाइन में थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद दोनों धीरे धीरे शहर के द्वार से बाहर निकले और यूनलान संप्रदाय की दिशा में वापस लौट आए। वरिष्ठ बहन, एल्डर गुहे ने आपको जो 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर का अंडा दिया है, वह किस तरह का जादुई जानवर है? साथ साथ चलते हुए नालन यानरान ने जियाओ यी जियान से पूछा। जियाओ यी जियान ने उत्तर दिया, यह एक आयरन जायंट ईगल है। नालन यानरान ने आश्चर्य व्यक्त किया, ये वास्तव में एक उड़ने वाला जादुई जानवर है। नालन यानरान ने थोड़ी ईर्ष्या करते हुए कहा, जूनियर बहन, जब आयरन जायंट ईगल निकलेगा तो आपको मुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाना चाहिए। इन शब्दों पर जियाओ यी जियान के चेहरे पर तड़प की झलक दिखाई दी। उसने नालन यानरान को सिर हिलाते हुए कहा, बेशक, अगर मौका मिला तो मैं सीनियर सिस्टर को अपने गृहनगर किंगशान टाउन ले जाऊंगी। मुझे वहां एक खूबसूरत घाटी के बारे में पता है और सीनियर सिस्टर को यह जरूर पसंद आएगी। किंगशान टाउन, नालन यानरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह गामा के पवित्र शहर में पली बड़ी थी और उसने शहर को लगभग कभी नहीं छोड़ा था, सिवाय उस समय के जब वह टूटी हुई सगाई के लिए भूतान शहर गई थी। स्वाभाविक रूप से उसने किंगशान टाउन के बारे में कभी नहीं सुना था। खैर, किंगशान टाउन में मेरा एक ब्लू ईगल दोस्त भी है। मैं इसे उस समय यूनलान संप्रदाय में वापस लाऊंगा। जियाओ यी जियान की आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं। इतने लंबे समय के लिए अपने गृहनगर को छोड़ने के बाद उसे भी घर की याद आ रही थी। उसने तय किया था कि जब वह मजबूत हो जाएगी तो वह अकेले किंगशान टाउन जाएगी। ठीक है, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नालन यानरान की आंखों में भी जिज्ञासा दिखी। वह शायद ही कभी बाहर जाती थी और बाहरी दुनिया के लिए तरस रही थी। जब दोनों चलते और बात करते हुए अनजाने में एक घने जंगल में पहुंच गए। ये घना जंगल यूनलान संप्रदाय में वापस जाने का सबसे नज़दीकी रास्ता था। जब वे आए, नालन यानरान ने जियाओ यी जियान को इस रास्ते पर ले गया। इस समय जियाओ यी जियान को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह अचानक रुक गई। जियाओ यी जियान को अचानक रुकते देख नालन यानरान हैरान रह गई और उसने पूछा, क्या हुआ छोटी बहन? बड़ी बहन, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। सही है, शायद इसलिए कि वह किंगशान टाउन में अक्सर मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में जाती थी। जियाओ यी जियान दूसरों की तुलना में आसपास के वातावरण में होने वाले बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील थी। अब जब नालन यानरान ने पूछा तो जियाओ यी जियान को संदेह हुआ और उसने कहा, वरिष्ठ बहन, जब हम आए थे तब यह इतना शांत नहीं था। अब यह भयानक रूप से शांत है, यहाँ तक कि एक पक्षी की चहचहाहट भी नहीं है। यह अजीब लगता है। ये सुनकर नालन यानरान का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने गंभीर भाव से आसपास के घने जंगल को देखा। वास्तव में कुछ गड़बड़ है। जियाओ यी जियान ने सुझाव दिया, वरिष्ठ बहन, सुरक्षा के लिए क्या हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए? जैसे ही नालन यानरान सहमत होने वाली थी, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। अचानक 4 नकाबपोश आकृतियां उनके सामने उभरी, जो तेजी से उनके पास आ रही थीं। छोटी बहन, चलो जल्दी चलते हैं। ये दृश्य देखकर नालन यानरान का चेहरा बदल गया। उसने जियाओ यी जियान को पकड़ लिया और पवित्र शहर गामा की दिशा में तेजी से चल पड़ी। हालांकि इससे पहले कि वे दूर जा पाते, उन्हें रुकना पड़ा। नालन यानरान ने 2 नकाबपोशों को देखा जो फिर से अप्रिय भाव के साथ दिखाई दिए। इस समय पीछे से 4 नकाबपोश आकृतियां नालन यानरान और जियाओ यी जियान के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए आगे बढ़ीं।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों छोटी लड़कियां इतनी सतर्क होंगी। सौभाग्य से हम पहले से तैयार थे, अन्यथा तुम बच सकती थीं। मित्र नीलामी घर में दिखाई देने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नालन यानरान और जियाओ यी जियान को देखा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। आप किस तरह के लोग हैं? नालन यानरान का चेहरा उसके लबादे के नीचे थोड़ा बदल गया और उसका स्वर ठंडा हो गया। हम पर हमला करने की हिम्मत? क्या तुमने परिणामों के बारे में सोचा है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने व्यंग्य किया। मुझे पता है कि तुम्हारी पहचान अलग है। आखिरकार 7 पंक्ति वाला बैंगनी सोने का कार्ड और 5वीं कक्षा का जादुई जानवर का अंडा ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें आम लोग सामने ला सकते हैं। हालांकि जब तुम बाहर आओगे तो क्या तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें धन को गुप्त रखने का सिद्धांत नहीं सिखाया है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक भयंकर रूप दिखाया। आज्ञाकारी रूप से अपने शरीर पर मौजूद खजाने को प्रकट करो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। अन्य नकाबपोश व्यक्ति भी नलन यानरान और जियाओ यी जियान को दुर्भावनापूर्ण इरादे से देखते हुए मुस्कुराए। उनमें से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और एक अन्य नकाबपोश व्यक्ति के पास 1 स्टार डू मास्टर की ताकत थी, जबकि अन्य सभी 7 स्टार या 8 स्टार डू अभ्यासी थे। इतनी ताकत के साथ 2 अनुभवहीन युवा लड़कियों से निपटना एक बच्चे से कैंडी छीनने जैसा था। समूह से उत्पीड़न महसूस करते हुए नालन यानरान का चेहरा बदल गया। उसे इस बार स्टीवर्ट जीए को साथ न लाने का पछतावा हुआ। ऐसा लग रहा था कि इस बार उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। नालन यानरान की तुलना में जियाओ यी जियान बहुत शांत दिख रही थी। क्या तुम हमें सुरक्षित रूप से जाने दोगे अगर मैं तुम्हें अपने शरीर पर मौजूद खजाने दे दूं? बीच में बैठे आदमी को देखते हुए जियाओ यी जियान ने धीरे से कहा। ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। बेशक हम केवल धन के पीछे हैं। हालांकि उसके शब्दों को सुनकर अन्य नकाबपोश व्यक्तियों की आंखों में उपहास का भाव प्रकट हुआ। वे जानते थे कि यह एक चाल थी जिसका इस्तेमाल नेता हमेशा करता था, जिसका उद्देश्य लक्ष्य की सुरक्षा को कम करना था। उनके सामने मौजूद ये 2 युवा लड़कियां स्पष्ट रूप से असाधारण पृष्ठभूमि की थीं। अगर वे उन्हें जीवित छोड़ देते तो निस्संदेह यह अंतहीन मुसीबत लेकर आता। इसलिए वे इन 2 युवा लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। इन नकाबपोश व्यक्तियों की बातें सुनकर जियाओ यी जियान की आंखें चमक उठीं। नियमित रूप से भाड़े के सैनिकों से निपटने के कारण वह स्वाभाविक रूप से उतनी भोली नहीं थी जितनी वह दिखती थी। हालांकि इन नकाबपोश व्यक्तियों ने यह नहीं देखा कि किसी समय जियाओ यी जियान के हाथ में अचानक एक जैड की बोतल दिखाई दी। ये चुपचाप खुल गई, जिससे एक रंगहीन गैस निकली जो धीरे धीरे फैल गई। बगल में खड़ी नालन यानरान ने तुरंत कहा, जूनियर सिस्टर, उन पर विश्वास मत करो। हालांकि वह अनुभवहीन थी, लेकिन नालन यानरान बता सकती थी कि ये लोग अच्छे चरित्र वाले नहीं थे। अगर उन्होंने खजाने को सौंप दिया तो ये लोग उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाने नहीं देंगे। जियाओ यी जियान के चेहरे पर मासूमियत की झलक दिखाई दी जब उसने कहा, वरिष्ठ बहन, उन्होंने कहा कि वे धन चाहते हैं। मेरे शिक्षक ने एक बार कहा था कि धन एक बाहरी संपत्ति है। चूंकि वे इसे चाहते हैं, इसलिए हम इसे उन्हें दे देंगे। ये कहते हुए जियाओ यी जियान ने धीरे से अपने हाथ से अंतरिक्ष की अंगूठी उतार ली।